सुपर वेद एलेक्स लीडर्स। सुपर वेद एलेक्स। और आज की जूम मीटिंग में स्वागत है आप सभी का जो भी आज हमारे साथ कनेक्ट है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आज बहुत जल्दी हमारे साथ लोग कनेक्ट हुए हैं और अच्छी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत चलिए जो भी हाथ जोड़ रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको स्वागत है आज की इस जूम मीटिंग में। आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हम करने वाले हैं। और मैं देख पा रहा हूँ आज बहुत सारे लोग आज अच्छी यूनिफॉर्म में है, ड्रेस में है अच्छे। चलिए बहुत अच्छा लगा। और लगभग 900 लोग हो चुके हैं हमारे साथ कनेक्ट। एक आध मिनट और देख लेते हैं, उसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं। और अभी दिवाली का फेस्ट आने वाला है ना। हम सब बहुत सारी तैयारियों में लगे हुए हैं, सब लोग सब जगह। ये हमारी इंडिया का एक ऐसा फेस्टिवल है जो लगभग पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। हो सकता है कोई कुछ अलग नाम से करता हो, कुछ अलग नाम से करता हो, लेकिन ये फेस्टिवल पूरे पैन इंडिया बहुत अच्छे लेवल में मनाया जाता है। हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। और 1,000 लोग होने वाले हैं। क्लास डोर दरवाजा बंद होगा, फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप किसी के पास जाते होगे कि मैं आयुर्वेद में काम करता हूँ, तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग आपसे पूछते होंगे। सबसे पहला तो ये आता होगा जी, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, यहाँ दर्द रहता है। सबसे पहले लोग इसके बारे में ही आपसे बात करते हैं मोस्टली। बहुत बड़ी आज हमारे इंडिया में बहुत बड़ी समस्या है ज्वाइंट पेन को लेके। तो ये क्यों इतना बढ़ता जा रहा है ज्वाइंट पेन, मेन रीजन क्या है, क्यों ये कई लोगों को आप देते होंगे प्रॉपर रिजल्ट, कुछ को आ जाते होंगे कुछ को नहीं आते होंगे, तो क्यों नहीं आते हैं, या कि कैसे आपको ज्वाइंट पेन को ट्रीट करना है। आज हम सारी उसके बारे में गहराई से आज हम बात करेंगे कि ज्वाइंट पेन क्या होता है, वो किस किस तरह से होता है, उसके कारण क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज गहराई से आज हम इन चीजों पे आज चर्चा करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार भी हमने एक बड़े शानदार टॉपिक के ऊपर बात की थी। पिछली बार हमने लीवर लीवर के ऊपर बात की थी कि लीवर क्यों जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खुद उस चीज को पालन कर रहे होंगे, ओबे कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपका लीवर हेल्दी रहेगा तो आप हेल्दी रहेंगे, सीधी सी बात है। तो लीवर को हेल्दी, एक चीज आपको बता दूं, कोई भी धरती का कोई डॉक्टर आपके लीवर को हेल्दी नहीं कर सकता। लीवर को हेल्दी करने की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति के पास है, और वो है आपके पास। आपका लीवर आप हेल्दी कर सकते हैं, उसके अलावा धरती का कोई बड़े से बड़ा विशेषज्ञ भी अगर लग जाए तो आपके लीवर को हेल्दी नहीं कर सकता। लीवर हेल्दी तभी हो सकता है जो आप खाएं। मैंने पिछली बार बताया था, जो आप खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, कुछ भी जा रहे हो, सबसे पहले किसके पास जाए? लीवर के पास। तो निर्भर करता है आप क्या खा रहे हैं। आप खाई दवाई रहे होंगे, आप पैरासीटामोल की गोली खाएंगे तो जाएगी किसके पास? लीवर के पास। तो डैमेज होगा ही होगा। आप कोई भी चीज ऐसी खा रहे हैं जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हैं, बहुत सारे केमिकल हैं, तो कहाँ जाएंगे? लीवर। तो कोई भी, मैं अक्सर देखता हूँ। अभी कल ही मेरे पास एक लीवर का पेशेंट आया मेरे पास। एक लीवर का पेशेंट था, एलोपैथिक हॉस्पिटल में इलाज कर रहे थे। अब लास्ट में उसको जवाब दिया कि अब आप ठीक नहीं हो सकते, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। कल ही एक पेशेंट मेरे को मिला। तो मैंने देखा उसके पास, उसके उसके बैग में इतनी सारी दवाइयां थी। ये गोली सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है, शाम को लेनी है। ये मेरा मेरा दिमाग चकराने लगा यार। ये जो लीवर को डैमेज करने की दवाइयां हैं, वो दिन में इतनी बार खा रहा है, तो उम्मीद कर से कर सकते हैं कि हमारा लीवर ठीक होगा? कभी नहीं हो सकता। कोई भी नेचुरल चीज, फिर आपको बता दूं, कोई भी नेचुरल चीज जो डायरेक्ट पौधों से मिल रही है, वो आपके लीवर का खाना है। कोई भी हर्ब्स उबाल के या काढ़ा बना के, ये चीजें है ना, ये सब प्राकृतिक चीजें, जो नेचुरल चीजें हैं, वही लीवर को ठीक कर सकती है। केमिकल खिला रहे, दवाइयां खिला रहे, इंजेक्शन लगा रहे हो, बोले लीवर ठीक। बहुत बहुत बड़ा झोल है दोस्तों, बहुत बड़ा झोल है। नहीं होगा लीवर ठीक। लीवर ठीक केवल एक ही तरीका है, जो लीवर का फूड है। लीवर का फूड क्या है? जो कच्ची चीजें हैं, या जो रो चीजें डायरेक्ट पौधों से आ रही हैं, वो चीजें इस लीवर का भोजन है। वो अंदर जाएगा तो ठीक होगा। और अगर आप दवाई खा रहे हो, मतलब देखा उसको पैरासीटामोल की गोलियां दे रखी, एक पत्ता की, जब भी बुखार हो ले लिया कर। वो दिन में 3 बार ले रहा था। साला इस धरती पे कोई एक पेशेंट मुझे ऐसा दिखा दो जो पैरासीटामोल की गोली खा ले और उसका लीवर ठीक होकर दिखा दे। आप गूगल पे सर्च करना पैरासीटामोल, तो आपको आंसर में एक ही चीज लिखाएगी, हेपेटोटॉक्सिक, मतलब लीवर के लिए जहर। अब लीवर के मरीज को आप अपने पास पड़ोस में देख लेना, कोई लीवर का, फैटी लीवर का कोई पेशेंट है, या लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, उसको फीवर आ रहा है, कोई भी समस्या है, तो डॉक्टर जाके देखना क्या क्या दवाइयां, इतनी दवाइयां उसको दे रखी। उसमें पैरासिटामोल भी, उसमें पेन किलर भी, उसमें गैस की गोली भी, उसमें फलाना गोली भी, इतनी गोलियां उसको दे रखी। बोले सर ये खा रहा हूं कई दिनों से, लेकिन लीवर ठीक नहीं हो रहा।
अरे ठीक होने की खा ही नहीं रहे हो मेरे भाई, डैमेज होने की खा रहे हो, डैमेज हो रहा है। दवाइयां अपना काम प्रॉपर कर रही, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। दवाइयां जो दवाइयों का काम होता है वो कर रही है। तो तुम्हारा लीवर 2 महीने पहले तक फैटी लीवर ग्रेड 3 था, अब लीवर डैमेज हो गया, ये दवाइयां चल रही थी। अरे फिर भी हम आंख बंद करके बैठे हैं, हम जाते हैं एलोपैथिक दवाइयां खाने। नहीं है, नहीं है दोस्तों, कोई इलाज नहीं है। तो चलिए, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज के हमारे 1 के 1,000 लोग पूरे हो चुके हैं। और पिछली बार भी मैंने देखा कि 1,000 जब क्लास बंद हो गई थी, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे चले गए थे। तो आपके भी जो लोग रह जाएं तो उनको बोलो बाद में डायरेक्ट यूट्यूब पे जा सकते हैं, उस पर लाइव चल रहा है। जो यहाँ पे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो जो जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे ज्वाइंट पेन की। ज्वाइंट पेन बहुत बड़ा दर्द। दर्द, दर्द शब्द जानता ना, आप अपने आप ही समझ सकते हैं। दर्द, दर्द जिसको होता है तो दर्द सबसे, और कोई भी बीमारी हो आदमी कई बार सहन कर ले, लेकिन दर्द जहां पे होता है ना तो बहुत बड़ा इशू है दर्द का। और इस दर्द के लिए हम क्या करते हैं, पेन किलर्स खाते हैं या कुछ भी खाते हैं। तो वो क्या करती हैं पेन किलर्स, उनका कार्य करने का तरीका क्या है, आज मैं बात करूंगा आपसे कि क्या तरीका है उनका बात करने का, क्या काम करने का, कैसे एलोपैथिक कोई भी पेन किलर खाते हो तो कैसे दर्द कम होता है, वो जॉइंट्स में कैसे आराम करती हैं, सारा उसके बारे में बात करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको, हम आगे की बात आगे बढ़ाते हैं। जो बातें मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, बहुत सारे ऐसे ऑर्थो 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 के डॉक्टर होंगे जो हड्डियों का इलाज कर रहे हैं, वो भी इस बात में कंफ्यूजन होते होंगे कि कौन सा ये ज्वाइंट पेन है, उसको कैसे ट्रीट करना है। आज आपको सब समझ में आया, थोड़ा सा अटेंटिव होकर समझने की कोशिश करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। आज के बाद से आप पेशेंट को बहुत आसानी से ठीक कर पाओगे, या पेशेंट को बड़े आसानी से पहली बात तो पहचानना कि क्या इसको दर्द है, तो कौन सा दर्द है, किस तरह का दर्द है, उसको मैं कैसे ठीक करूं। ये सबसे पहले डायग्नोज करने की जरूरत है। हमने थायराइड में बात की थी कि थायराइड के कुछ सवाल करके, कुछ उसके जीवन के सवाल करके आप पहचान सकते हो इसको थायराइड है या नहीं है, और है तो कौन सा थायराइड है वो आप पहचान सकते हो। उसी तरह ज्वाइंट पेन भी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इस पे इसको जानना जरूरी, कारण क्या है, कौन सा ज्वाइंट पेन है, ये कैसे ठीक होगा, और वो आज के बाद से आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो हम बात करते हैं ज्वाइंट पेन की। पेन, दर्द जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो ज्वाइंट पेन का मतलब जोड़ों का दर्द, सीधी सी बात है। और वो जोड़ कोई भी ज्वाइंट हो सकता है, वो जहां पे भी शरीर में, ज्वाइंट किसको बोलते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिलती हो उसको बोलते हैं ज्वाइंट। तो कोई भी ज्वाइंट हो सकता है, आपका शोल्डर ज्वाइंट हो सकता है, आपका नी ज्वाइंट हो सकता है, आपका ये ज्वाइंट हो सकता है, आपका ये ज्वाइंट, आपके ये ज्वाइंट, जहां पे भी दो हड्डियां आपस में कनेक्ट होती हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट। तो शरीर में कोई भी ज्वाइंट, बहुत सारे मल्टीपल ज्वाइंट्स है। ये ज्वाइंट्स तो आप जानते ही हैं सब, ये ज्वाइंट है, 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 ये ज्वाइंट है। उसके बाद ये घुटनों के ज्वाइंट है, नीचे टखनों के ज्वाइंट है, ये सारे ज्वाइंट तो आपको पता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी यहां से लेके जो खोपड़ी है उसके बाद से लेके और हमारी टेल तक, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, वो भी एक हड्डी नहीं है, 33 हड्डियां हैं, 33 हड्डियां, और हर हड्डी के बीच में ज्वाइंट, जोड़ है, वो भी ज्वाइंट है। आजकल बहुत बड़ी समस्या लोगों को लंबर लंबर की समस्या है, सर्वाइकल की क्या है, मैं आज आपको समझाऊंगा इन सब के बारे में। तो ज्वाइंट का मतलब खाली जोड़ों का दर्द का मतलब ये नहीं कि घुटनों में दर्द है। जोड़, ज्वाइंट मतलब कोई भी जहां पे दो हड्डियां आपस में मिल रही हैं वो है ज्वाइंट, चाहे वो कुल्ले की हड्डी हो, घुटने की हड्डी हो, ये हो कोई भी। और सबसे ज्यादा जोड़ है हमारी रीढ़ की हड्डी में, 33 हड्डियां हैं, 33 हड्डियां हैं, यहां से लेके और नीचे तक। अब ये हड्डियां सब एक जैसी हैं, होता क्या है, एक ये एक रीढ़ की हड्डी एक है, इसके ऊपर दूसरी है, तीसरी है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, और सबके बीच में भगवान ने एक गद्दी लगा रखी है जिसको डिस्क बोलते हैं, एक गद्दी है, डिस्क। अब हर, क्योंकि हड्डी के ऊपर हड्डी रखेंगे तो आपस में ऐसे नहीं होगा, तो हड्डी से हड्डी को जचाने के लिए बीच में, जैसे ईंट से ईंट के ऊपर लगाते हैं तो बीच में वो जो कारीगर होते हैं वो लगाते हैं ना कुछ, उसको चूना पेस्ट कुछ भी लगाते हैं ताकि एक से दूसरा, उसी तरह ईश्वर ने क्या कर रखा है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी के बीच में एक छोटी फोम जैसी गद्दी होती है जिसको बोलते हैं डिस्क। और होता क्या है, ये जो यहां से लेके यहां तक की 33 हड्डियां है ना, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग आपको बोलेंगे मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत है, कई बोलेंगे मेरे को यहाँ लंबर की दिक्कत है। तो ये क्या है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सब एक जैसा है। और अब हर हड्डी के बीच में से, हर हड्डी के बीच में डिस्क है,
गद्दी है। और वहां से जो दिमाग के का जो नसों का गुच्छा है वो यहाँ से दिमाग के अंदर से रीढ़ की हड्डी के अंदर से होता हुआ कुल्ले तक जाता है, एक पूरा गुच्छा है। और उस गुच्छे में से क्या करते, जहां जहाँ की हड्डियां हैं वहां वहां के बीच से ऐसे नसें निकलती हैं। जैसे मेरे यहाँ से नसें निकलेंगी, मेरे यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, फिर यहाँ से निकलेंगी यहाँ के लिए, यहाँ से निकलेंगी यहाँ के लिए, कमर से निकलेंगी पैरों के लिए। तो हर हड्डी के बीच में से ऐसे नसें बाहर निकलती, जिनको नर्व्स नर्व्स बोलते हैं। अब होता क्या है, इनके बस नाम है अलग अलग। जैसे ये पहली 7 हड्डियां, यहां से लेके यहां तक 7 हड्डियों का नाम दिया है सर्वाइकल, ये सर्वाइकल रीजन है। फिर उसके बाद थोरेसिक, जो ये पीछे आप ये देख, ये गर्दन की यहां से यहां तक ये है सर्वाइकल। उसके बाद यहां से लेके 12 हड्डियों तक नाम है थोरेसिक, थोरेसिक। उसके बाद जो L1 से लेके L5 L7 तक जो है वो है लंबर, इसको नाम दिया है लंबर। फिर सैक्रल, ये इसके नाम है, इसके बस रीजन के नाम रखे गए हैं। ये पहली है सर्वाइकल, जो पहली 7 हड्डियां हैं उनका नाम है सर्वाइकल। तो जब सर्वाइकल हड्डियों में दिक्कत आती है तो बोलते हैं सर्वाइकल हो गया। फिर उसके बाद ये है थोरेसिक, थोरेसिक जो रीढ़ की हड्डी, ये जो जहां से ये रिब्स जुड़ी हैं, ये सारी 12 हड्डियां, इनको इनको डोर्सल या थोरेसिक रीजन बोल सकते हैं। फिर लंबर है और सैक्रल है, इस तरह करके इसका नोमी के लिए नाम रखे गए हैं। हड्डियां ये 33 हैं, एक के ऊपर एक रखी गई है और सबके बीच में एक ज्वाइंट बनता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ज्वाइंट पेन कहीं भी हो सकता है, इन जोड़ों में भी हो सकता है जो दिख रहे हैं, इन जोड़ों में भी हो सकता है दिख रहे हैं, तो कहीं पे भी ज्वाइंट पेन हो सकता है। चाहे घुटने का दर्द हो, यहाँ का दर्द हो, यहाँ का दर्द हो, चाहे जो भी रीढ़ की हड्डी नजर आ रही, सबके बीच में जोड़ है। ये आपको दिख रहा होगा, ये आदमी झुका हुआ है तो ये रीढ़ की हड्डी है। तो इस ये सारे भी जोड़ हैं, तो किसी भी जोड़ में इफेक्ट हो सकता है, किसी भी जोड़ में दर्द हो सकता है। अब जो ज्वाइंट पेन है ना, देखो अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से समझना, कागज पेन ले लो और उसमें लिख लेना, है ना। ज्वाइंट पेन कितनी तरह का होता है, ज्वाइंट पेन कितनी तरह का होता है, बस उसको समझना है। अगर आप ये समझ गए तो आपको ज्वाइंट पेन ठीक करना भी आ जाएगा। अभी होता क्या है, आपके पास कोई भी पेशेंट, अभी होता क्या है, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, मैं कई लोगों से पूछा, आज भी मैं एक दो लोग मेरे अपने AR मिले मेरे को, तो मैंने उनसे पूछा कि ज्वाइंट पेन में क्या देते हो। सर सीधा है, शलाकी देते हैं, कुरकुमिन देते हैं, शूल परशुम देते हैं, सर ऑर्थोकेयर देते हैं। आपके पास कोई भी पेशेंट आता है और बोलता है मेरे को जोड़ों में दर्द है, आप तुरंत उसको ले भाई शलाकी ले जा, शूल परशुम ले जा और ये ले जा, तुरंत आप उसको फिक्स फॉर्मेट आप उसको देते हैं। कुछ लोगों को आराम हो जाता है और कुछ को आराम नहीं होता। कुछ को क्यों हो जाता है और कुछ को क्यों नहीं होता समझना, क्योंकि आप ज्वाइंट पेन पहचान नहीं पाए क्योंकि कौन सा ज्वाइंट पेन है। कागज पेन ले लो और लिख लो, ज्वाइंट पेन को पहले पहचानना है। और ज्वाइंट पेन मुख्यतः 3 प्रकार के ज्वाइंट पेन है जिसको आपको पहचानना है। 3 प्रकार के ज्वाइंट पेन है। कौन कौन से 3 पेन तरह के हैं, एक है ओस्टियोआर्थराइटिस, लिख लो OA, एक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं RA, और तीसरा है गाउट, और एक चौथा है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये अलग चीजें, इसके बारे में बताऊंगा। मुख्यतः 3 है, 3 है, आप इन 3 पे ही आपको फोकस करना है, ओस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। ये 3 तरह के ज्वाइंट पेन आपको मिलेंगे। कोई भी बोलेगा ना मुझे जोड़ों में दर्द है, तो उसमें से इन तीनों में से कोई ना कोई उसको ज्वाइंट पेन मिलेगा। अब आप, तीनों अलग बीमारी है, तीनों का अलग इलाज है, लेकिन आप हर ज्वाइंट पेन के लिए क्या देते हो, फिक्स है आपका, शलाकी, शूल परशुनम, ये और ये फिक्स फॉर्मेट है। लेकिन ज्वाइंट पेन एक नहीं, 3 तरह का ज्वाइंट पेन है। मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करूंगा, तीनों को कैसे पहचानना है आज आपको समझ में आ जाएगा। आज के बाद से आप बिल्कुल पेशेंट को बहुत आसानी से पहचान पाओगे, इसको OA है, RA है या गाउट है। तो पहले तो 3 नाम लिख लो, ओस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। ये तीन बीमारियां हैं, तीनों में ही जोड़ों में दर्द होता है, तीनों में जोड़ों में दर्द होता है। कैसे पहचानोगे, कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा जोड़ में दर्द है, तो कैसे पहचानोगे कि ओस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या गाउट है। इन तीनों के बारे में, इन तीनों को पहचानना सीख जाओगे, आगे से इलाज करने का तरीका चेंज हो जाएगा और आगे से आपके पेशेंट भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। हमें कारण पता होना चाहिए। तो क्या है ये तीनों बीमारियां और कैसे पहचानोगे, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है नॉर्मल नी, आप देख सकते हैं, ये एक हड्डी है, दूसरी हड्डी है, हड्डी से हड्डी के बीच में जहां भी ईश्वर हड्डी से हड्डी मिलाता है बीच में गद्दी रखता है, ये नॉर्मल ज्वाइंट स्पेस है। इसके बीच में ये कार्टिलेज है, गद्दी है ना, ये गद्दी है जिसके ऊपर ये मूवमेंट होती है। और इसके दोनों तरफ ये झिल्ली लगा रखी है ईश्वर ने, भगवान ने यहाँ पर झिल्ली लगाई है ऐसे करके, और इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, चिकनाई भरी रहती है ताकि आपका ज्वाइंट अच्छे से काम करे। हर ज्वाइंट के साथ ऐसे ही होता है, ज्वाइंट के बीच में गद्दी होती है। अब हमें समझना है इन तीनों के बारे में कि ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। अब बड़े ध्यान से समझना, इन तीनों में डिफरेंस बता रहा हूं आपको, डिफरेंस बता रहा हूं। पहली बात, तो कुछ पॉइंट्स हैं वो बस पॉइंट आप लिखते जाना। ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ये हड्डियों की बीमारी है,
वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हड्डियों की बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें जोड़ों में दर्द होता है। और गाउट भी जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन ये भी हड्डियों की बीमारी नहीं है, जॉइंट की बीमारी नहीं है, ये अलग बीमारी है। तीनों अलग बीमारी है, तीनों में लक्षण पेशेंट एक ही बताएगा कि जोड़ों में दर्द है। क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे बताएगा, वो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम एक एक को लेके चलते हैं। सबसे पहले ओस्टियो अर्थराइटिस। ओस्टियो अर्थराइटिस क्या होता है? ओस्टियो अर्थराइटिस समझना, पहली बात तो आइटिस, जिस भी बीमारी के अंत में आइटिस हो, आप ये नोट कर लेना, चाहे कोई भी बीमारी, जो भी डॉक्टर नाम बताए, जैसे ओस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसके अलावा चाहे आपके टोंसिलाइटिस, चाहे आपका ब्रोंकाइटिस, चाहे साइनोसाइटिस, जो भी कोई भी बीमारी जिसके अंत में आइटिस लगा हो, तो समझो वहां पे क्या है? सूजन है। इन्फ्लामेशन को मेडिकल टर्म में बोलते हैं आइटिस। जहां पे भी सूजन है, कोई आपको बोले कि तेरे को टोंसिलाइटिस हो गया, तो मतलब आपके टोंसिल्स में सूजन आ गई है। अर्थराइटिस मतलब आपके जोड़ों में सूजन आ गई। अगर कोई बोले मेरे को ब्रोंकाइटिस है तो मेरे लंग्स में सूजन आ गई है। कोई मेरे को बोले मेरे को हेपेटाइटिस है तो मेरे लीवर पे सूजन आ गई है। साइनोसाइटिस मतलब साइनस में सूजन आ गई है। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में। आगे से कोई कोलाइटिस मतलब कोलन, मतलब हमारे आंतों में सूजन आ गई है। अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स में सूजन आ गई है। आगे से कोई भी डॉक्टर आपको बोले कि तेरे को ये साइटिस हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है, बस वहां पे सूजन आ गई, सीधी सी बात है। तो जो भी आइटिस वाली बीमारी है, चाहे इसमें भी आप देख सकते हैं ओस्टियो अर्थराइटिस, कारण क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अल्टीमेटली कारण, रिजल्ट क्या है कि सूजन आ गई है। ओस्टियोआर्थराइटिस मतलब इसमें भी सूजन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसमें भी सूजन है, गाउट में भी सूजन है। तीनों ही सूजन तो है, लेकिन क्यों आती है और क्या बीमारी है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओस्टियोआर्थराइटिस देखिए। ओस्टियोआर्थराइटिस ये बीमारी क्या है? पहली बात, ये हमारी नॉर्मल बोन है। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ओस्टियोपोर, ये हम आप मेरी ये पहले नंबर के देख सकते हैं, हमारी हड्डी ऐसी होती है, अंदर से जो हड्डी है ना, वो उसके अंदर कैल्शियम जमा होता है और हड्डियां बिल्कुल डेंस होती हैं। जाल होता है लेकिन उसमें पूरा डेंस होता है, ये है हेल्दी बोन। ये है ओस्टियोपोरोटिक बोन। मतलब आपकी जो हड्डियां है ना, ओस्टियोआर्थराइटिस कुछ नहीं है, आपकी जो हड्डियां हैं वो खोखली हो गई है। हड्डियां खोखली, ये देख सकते हैं आप, ये हड्डियां ऐसे गहरी, कैल्शियम अंदर जमा होता है, लेकिन ये आपकी हड्डियों में अंदर खोखलापन आ गया है, इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। और जब आपकी हड्डियां खोखली हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं किसी भी ज्वाइंट की, तो बस वो जब हड्डियां कमजोर होंगी तो सीधी बात हो, ज्वाइंट, जिस भी ज्वाइंट पे वजन आएगा वो वजन सहन नहीं कर पाएगी और उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। और इसको गहराई से देखते हैं, ये देखिए, ये होता है ऐसे ओस्टियोपोरोसिस। ये होता है, ये नॉर्मल हड्डी है, ये नॉर्मल हड्डी है, आप भरी हुई है। उसके बाद ये देख सकते हैं थोड़ी खोखली हो गई है, फिर और ज्यादा खोखली हो गई है, और फिर और ज्यादा खोखली हो गई है। इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। और आज हमारे भारत की जो सबसे बड़ी समस्या, आज हमारे भारत में 85% लोग ऐसे हैं जो ओस्टियोपोरोसिस, आपको चाहे ज्वाइंट पेन है या नहीं है, लेकिन आज भारत में 85 से 95% लोग ऐसे जिसकी हड्डियां खोखली हो गई है। ये है पहली वाली जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, उस बीमारी का मेन कारण। आपकी हड्डियां कमजोर होती जा रही है। आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, आप देख सकते हैं ये रीढ़ की हड्डी की, जैसे मैं बता रहा था, एक रीढ़ की हड्डी के बाद दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, चौथी हड्डी, सबके बीच में नीले रंग की आप देख सकते हैं गद्दी लगी है, ये डिस्क है, इसको बोलते हैं डिस्क। कई बार डॉक्टर बोलते हैं तेरी डिस्क स्लिप हो गई, इसलिए। अब ये देख सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, तो ये नॉर्मल है ऊपर वाली, और नीचे वाली देख सकते हैं तो अंदर का खोखली हो गई है। मैं छोटा सा ओस्टियोपोरोसिस को बोलते हैं खोखलापन। तो जब हड्डियों में खोखलापन आ जाता है तो ये बीमारी होती है ओस्टियोआर्थराइटिस। होगा क्या? अब हड्डियां जब खोखली होंगी, ये देख सकते हैं, ये सब दिखाया गया है इसमें, बार बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हड्डी नॉर्मल हड्डी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, अंदर से भरी हुई है। दूसरी तरफ की जो हड्डी है वो खोखली हो गई है, और जब खोखली होती है ना, कोई भी खोखली चीज है, जब उसमें प्रेशर पड़ता है तो वो दब जाती है, स्पेस कम हो जाता है, और जिस ज्वाइंट में होगा वहां की आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। बस सीधा सा बात है। ओस्टियोआर्थराइटिस मतलब हड्डियों का खोखलापन, ये है मेन बीमारी। अब समझना, अब कोई भी ज्वाइंट है, मान लेते हैं मेरा ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट, अब मेरी सारी हड्डियां खोखली हो गई, सारी हड्डियां खोखली हो गई। अब सबसे पहले मुझे कहां पे तकलीफ होगी? सीधी सी बात है, हड्डियां सारी कमजोर हो गई, सारी खोखली हो गई है, लेकिन तकलीफ सबसे पहले कहां होगी? जिस पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा। तो ये है ओस्टियोआर्थराइटिस। इसका मेन कारण क्या है? इसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं। दूसरा, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। वो क्या है? उसमें आपकी हड्डियों की कोई समस्या नहीं है। ओस्टियोआर्थराइटिस, पहले इसके जो कारण है वो लिखते रहो, फिर पहचानना कैसे वो समझाऊंगा। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? आपकी हड्डियां खोखली हो जाती है।
वो कैसे हो जाती है ये मैं आपको दिखा दिया है। ये आपकी हड्डी ऐसी डेंस होनी चाहिए, इतना कैल्शियम इसके अंदर डिपॉजिट होना चाहिए, धीरे धीरे आपके अंदर से कैल्शियम कम होने लगता है, कैल्शियम कम होने लगता है, कैल्शियम कम होने लगता है, और आपकी हड्डियां खोखली होने लगती हैं। और जब हड्डियां खोखली होने लगती हैं तो वो कमजोर पड़ जाती हैं, वो दब जाती हैं, दर्द करने लगती हैं। ये है ओस्टियो अर्थराइटिस। अब दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? इसमें आपकी हड्डियों से कोई लेना देना नहीं है। आपकी हड्डियों से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी हड्डी मजबूत है या कमजोर है, लेकिन आपके जोड़ों में दर्द है। क्यों है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आपकी खुद की इम्यूनिटी, इसमें आपकी हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट हो जाती है और हमसे लड़ने लगती है। जो लड़ने लगती है तो हमारी किसी भी चीज को प्रभावित कर सकती है। अगर आपको स्किन को प्रभावित, आपकी स्किन को मारेगी तो सोराइसिस हो जाएगा। आपके पेनक्रियाज को मारेगी तो टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी, जैसे मैंने उस दिन बताया था। ऑटो इम्यून, कुछ बीमारियां होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब हमारी खुद की इम्यूनिटी, हमारी खुद की रोग, जो हमारे सैनिक है हमारे अंदर जो बीमारियों से लड़ने के लिए है, वो हमारे सैनिक हमसे ही लड़ने लगते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी हमसे लड़ रही है। अब वो जिस जिस अंग पे वो अटैक करेगी, समझना, जिस अंग पे वो अटैक करेगी वहां की बीमारी लग जाएगी। अगर वो आपकी स्किन को रिजेक्ट करना शुरू कर देगी, स्किन छिलनी शुरू हो जाएगी, झड़नी शुरू हो जाएगी, सारी स्किन गलनी शुरू हो जाएगी, वो है सोराइसिस। सोराइसिस हो गया जी। सोराइसिस भी अब क्या है, लोग उसका स्किन का इलाज करा रहे, स्किन की बीमारी नहीं है वो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो अंदर की बीमारी की हमारी इम्यूनिटी हमसे लड़ रही है। ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब वो जब हमारे पेनक्रियाज को डैमेज कर देगी हमारी इम्यूनिटी, तो आपको टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी। आपके हार्ट को नुकसान करेगी तो रूमेटॉइड हार्ट डिजीज हो जाएगी। अगर आपके ज्वाइंट्स पे अटैक करेगी तो ज्वाइंट्स को मारेगी, ज्वाइंट्स पे तकलीफ होगी तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। सीधी सी बात है, हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट है, और जो जिस पे अटैक करेगी, जिस जिस अंग पे वो अटैक करेगी, उस अंग की हमें बीमारी, उस अंग की तकलीफ हमें होनी शुरू हो जाएगी। ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। समझना, पहली बीमारी क्या है? ओस्टियोआर्थराइटिस। उसमें भी जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन उसका कारण क्या है कि आपकी हड्डियां खोखली हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, इसलिए वो दुखने लग गई। दूसरी बीमारी क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें हड्डियों से कोई लेना देना नहीं है, आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट हो गई है। आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट हो गई है, जिस वजह से आपके ज्वाइंट्स पे वो अटैक कर रही है, और जहां के ज्वाइंट्स पे अटैक करेगी वहीं आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। यह है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तीसरी है गाउट। गाउट क्या है? उसमें भी जोड़ों में दर्द पेशेंट बताएगा, लेकिन ना उसमें हड्डियों से संबंध है, ना उसमें इम्यूनिटी से संबंध है। वो बीमारी है आपकी किडनी की। आपकी किडनी से क्या होता है? आपकी किडनी से क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल है, किडनी का काम क्या है? किडनी आपकी छलनी है। आपके ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल, हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और बाकी जो ब्लड, किडनी का काम क्या है? छलनी है किडनी। इधर से ब्लड अंदर जाएगा, जो भी उसमें यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, फलाना ढिमका, जो भी वेस्ट है आपके खाने के, जो काम की चीजें शरीर में यूज हो गई, जो भी आपके फूड के वेस्ट मटेरियल है, वो उस छलनी से बाहर निकलेंगे और पेशाब के रास्ते हम उनको शरीर से बाहर निकाल देंगे। ये है नॉर्मल प्रक्रिया, ईश्वर ने इस काम के लिए किडनी को बनाया। लेकिन होता क्या है, ये गाउट की बीमारी में क्या होता है, आपकी किडनी जो है ना, उसकी फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, जिस वजह से क्या होता है, ब्लड अंदर जाता है, दूसरी तरफ होता है, लेकिन जो उसका यूरिक एसिड जो प्रॉपर बाहर निकल जाना चाहिए था, वो सारा बाहर नहीं निकलता है, और यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो यूरिक एसिड जहां जहां ब्लड में घूमेगा, और जहां क्या करेगा, वो ब्लड में फालतू रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होना शुरू होगा, और वो हमारे जोड़ों में डिपॉजिट होना शुरू होता है। और जहां जहां के जोड़ों में डिपॉजिट होना शुरू होगा, वहीं पे जोड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी और आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये है गाउट। अगर मैं तीनों के हिंदी में नाम बताऊं, तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको बोलते हैं संधिवात, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बोलते हैं इसको बोलते हैं आमवात, और तीसरा जो इसको बोलते हैं रक्तवात, गाउट को। तो इस तरीके से इनके हिंदी नाम भी आप समझ सकते हैं, पर मुख्यतः लोग इसी नाम से समझते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। अब तीनों बीमारी है, तीनों में जोड़ों में दर्द है, लेकिन तीनों के कारण अलग अलग है। एक में हड्डियों की कमजोरी है, दूसरे में आपकी इम्यूनिटी आपको मार रही है, और तीसरे में आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही। अब आपके पास पेशेंट आ गया जी, जोड़ में दर्द है, आप उसको, ले भाई शलाकी ले, ये ले, आपने आपने समझा ही नहीं कि जोड़ों में दर्द है तो कौन सा जोड़ों में दर्द हो सकता है। बस ये तीनों को समझ जाओगे तो इस हिसाब से इलाज करोगे और आपकी ठीक हो जाएगी समस्या। बस इन तीनों के बारे में समझना है। तीनों का कारण मैं फिर से एक बार बता दूं, बार बार इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप याद कर लो, इसको रिपीट कर रहा हूं बार बार। रूमेटॉइड, सबसे पहले ओए, ओस्टियो अर्थराइटिस, ये क्या है? इसमें हड्डियां खोखली हो जाती है।
क्यों हो जाती है उसका रीजन बताऊंगा, लेकिन इसका मेन रीजन क्या है कि इसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं। जब खोखली हो जाती हैं तो वो वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती, और बर्दाश्त नहीं कर पाती तो उनमें स्पेस कम होने लगता है, रगड़ आपस में रगड़ खाने लगती है और दर्द होने लगता है। ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें कोई हड्डियों की खराबी नहीं है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अगेंस्ट हो जाती है, हमसे लड़ने लगती है। और जब हमसे लड़ने लगती है तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे हमारे सैनिक, और जहां नुकसान पहुंचाएंगे, जिस अंग पे नुकसान पहुंचाएंगे वहां की बीमारी लग जाएगी। जब वो ज्वाइंट्स पे नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें हो जाएगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और तीसरा है गाउट। गाउट में क्या है, किडनी में से जो वेस्ट मटेरियल है प्रॉपर नहीं बाहर निकल पा रहे, ब्लड में बढ़ने लगते हैं, और जो ब्लड में घूमते रहते हैं तो ज्वाइंट्स में जमना शुरू हो जाते हैं, और जहां जिस ज्वाइंट पे वो जमेंगे, क्रिस्टल बनेंगे, वहीं पे सूजन आएगी, और सूजन आएगी तो दर्द होगा। सीधी सी बात है। अब पहली बात तो एक समझने की जरूरत है, इन तीनों ही बीमारी में सूजन तो है। और एक बात दिमाग में बैठा लो दोस्तों, दर्द, कोई बोलता है ना दर्द, पहली बात तो दर्द, दर्द, जहां भी दर्द शब्द आएगा ना, तो दर्द का मतलब है सूजन, कि अंदर सूजन है तब आपको दर्द हो रहा है। दर्द एक लक्षण है, दर्द बीमारी नहीं है। दर्द बीमारी नहीं है, दर्द एक लक्षण है। किसका लक्षण है? कि अंदर कहीं ना कहीं सूजन आ गई। अब सूजन आने के तीनों में अलग अलग कारण है। इसमें सूजन क्यों आ गई? क्योंकि हड्डियां कमजोर थी, आपस में रगड़ खाने लगी, बर्दाश्त नहीं, वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई, टूटने फूटने लगी, सूजन आ गई। दूसरे में सैनिक लड़ रहे हैं, सैनिक अटैक कर रहे हैं अपने ऊपर ही, तो सूजन आएगी, दर्द होगा। तीसरे में वहां पे क्रिस्टल जमने शुरू हो गई यूरिक एसिड के, और जब वो जमने शुरू हो गए, स्पेस कम होने लगा, वहां पे भी सूजन आ गई, और वो भी आपको दर्द होने लगा। तो पहली बात तो तीनों बीमारी में कॉमन दर्द तो है ना। जिसको भी दर्द है तो दर्द का मतलब एक ही है कि अंदर सूजन आ गई। एक बात दिमाग में बैठा लो, जैसे होता है ना कि कहीं दूर आपको धुआं दिख रहा है, धुआं दिखते ही आपको क्या अंदाजा लगाओगे, क्या है वहां पर? आप बोलोगे आग है कहीं ना कहीं, तभी धुआं दिख रहा है ना। तो आगे से दिमाग में बैठा लो, दर्द का मतलब एक ही है, दर्द का मतलब एक ही है कि कहीं ना कहीं सूजन है। जहां जहां धुआं वहां वहां आग, जहां जहां दर्द वहां वहां सूजन। सूजन ही है ज्यादातर बीमारियों का असली कारण। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं, जो असली कारण। तो इन तीनों ज्वाइंट पेन का जो मेन रीजन है वो है सूजन, लेकिन क्यों सूजन आई वो कारण अलग अलग है, वो कारण अलग अलग है। अब आगे बढ़ते हैं। तीनों का आपको पता चल गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। अब इनको पहचानोगे कैसे? आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी हड्डियां कमजोर हुई हैं, इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या इसको गाउट है? कैसे पहचानोगे? अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से समझना। पहली बात उम्र, पहली बात पेशेंट की उम्र देखनी है। पोस्ट पॉइंट वाइज नोट करते जाओ। पहली बात उम्र देखनी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले ज्यादातर जो पेशेंट मिलेंगे वो मिलेंगे आफ्टर, पहले 50-60 की उम्र में मिलते थे, आजकल 45-50 की साल में, 45-50 साल की उम्र में आपको पेशेंट मिलेंगे। पहली बात तो उम्र। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट है वो मिलेंगे 50-55-60 साल की उम्र के मिलेंगे। पहली चीज उम्र देखते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले जो पेशेंट की उम्र मिलेगी वो यंग मिलेगा, बुढ़ापे में नहीं मिलेगा, वो यंग मिलेगा। कितने उम्र मिलेगा? 35-40-25 साल का भी। इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, खुद की इम्यूनिटी खुद के अगेंस्ट होगी, वो किसी भी उम्र में हो सकती है, यंग एज में हो सकती है, इसका उम्र से लेना देना नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का उम्र से लेना देना क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे जब वो आदमी बूढ़ा होने लगता है तो उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और उसको हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रोमेटोइड अर्थराइटिस में उम्र का कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल यंग अवस्था में भी हो सकता है। कोई 25 साल का आदमी भी बता सकता है कि मेरे जोड़ों में दर्द है। तीसरा जो गाउट है, उसकी भी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये भी ज्यादातर आपको 30-35-40 साल की उम्र के, 25-30 साल की उम्र के महिलाएं या पुरुष कोई भी मिल सकता है। तो पहली बात तो जो पेशेंट आपके पास आए उसकी उम्र देखने की, उसकी उम्र क्या है, उम्र क्या है। दूसरा और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अब बड़े ध्यान से समझना। पहली बात तो उम्र, कोई आदमी 50-60 साल का आ रहा है कि घुटनों में दर्द है, तो इसका मतलब जहां तक ज्यादातर आप सस्पेक्ट करना कि उसको हो सकता है ओस्टियोआर्थराइटिस हो। 30-35 साल की उम्र का आदमी आ रहा है, वो बोल रहा है दर्द है जॉइंट्स में, तो हो सकता है उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो। या और भी कम उम्र का आदमी है या इसी उम्र का है तो उसको हो सकता है गाउट भी हो। पहली बात। अब अगली बात, कौन सा ज्वाइंट प्रभावित है, उससे इसको पहचान सकते हो आपकी तीनों में से कौन सी बीमारी, कौन सा ज्वाइंट प्रभावित है। देखो, अब बड़े दिमाग लगा के सोचने वाली बात है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, सारी हड्डियां कमजोर है, सारी हड्डियां खोखली है। अब हड्डी सारी कमजोर होगी, जो भी मेरे शरीर में सारी हड्डी कमजोर हो गई, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस को एक हड्डी तो खोखली हुई नहीं। ये तो शरीर में जब कैल्शियम कमी होती है तो हर हड्डी अंदर से खोखली होने लगती है। अब हड्डी तो सारी खोखली होगी, लेकिन सबसे पहले दर्द कहां होगा, यही सोचने की बात। ये छोटा सा पॉइंट समझ जाओगे, तीनों बीमारी को पकड़ जाओगे। हड्डियां सारी खोखली हो गई है, लेकिन सबसे पहले कौन सा ज्वाइंट प्रभावित होगा, कौन सा सबसे पहले दर्द करने लगेगा? सीधी सी बात है, जहां पे सबसे ज्यादा वजन आ रहा,
हड्डी तो कमजोर है, सारी हड्डी कमजोर है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी दुखेगी? जिसपे सबसे ज्यादा वजन पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा वजन किस पे पड़ रहा है? हमारे शरीर का कौन सा ज्वाइंट है जिसपे हमारा सबसे ज्यादा वजन है? वो हमारे घुटने। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट की जो सबसे पहले शुरुआत होगी, वो कहां से होगी? घुटनों से होगी। लिख लो इस बात को। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला पेशेंट होगा, उसको जो दर्द होगा, उसकी शुरुआत कहां से होगी? घुटनों से होगी। 50-60 साल की उम्र मिलेगी और शुरुआत कहां से होगी? घुटनों से होगी। क्यों होगी? क्योंकि सबसे ज्यादा वजन कहां पड़ रहा है? घुटनों पड़ रहा है। इसके अलावा और खुद दिमाग लगा के सोचो कि और शरीर के कौन कौन से जोड़ है जिसपे आज सबसे ज्यादा जोर पड़ रहा है? जहां जोर पड़ेगा, जहां ज्यादा वर्कलोड पड़ेगा जिस हड्डी पे, क्योंकि खोखली है सारी, लेकिन जिस पे भी ज्यादा वजन पड़ेगा वही दुखने लगेगी। तो एक तो घुटने हो गए। दूसरा, आज सबसे ज्यादा हम कहां जरूरत पड़ रही है? गर्दन। हम पूरे दिन फोन में लगे रहते हैं, ऐसे 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 करके पढ़ते रहते हैं, पूरे दिन ऐसे रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो वजन कहां पड़ रहा है? यहां पर। तो ये सर्वाइकल हो जाएगा। हड्डियां यहाँ की भी खोखली हैं, तो ये सर्वाइकल हो गया। जिस शरीर के जिस हिस्से पे, जहां पे भी जोर पड़ेगा, जहां पे भी वजन आएगा, वही हड्डियां दर्द करने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि हड्डियां सारी खोखली हो गई हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। तो पहली बात तो उम्र ज्यादा मिलेगी। और शुरुआत कोशिश नी नी ज्वाइंट से होगा, यहां से हो सकता है। या फिर उसके बाद तीसरा है हमारी ये जो लंबर रीजन है। हम कुछ भी झुक के उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ ये वजन आता है। हम ऐसे करते हैं, पूरे दिन बैठते हैं, ये करके बैठते रहते हैं, तो यहाँ वजन आ रहा है, यहाँ तो ये दुखने लगेंगी। तो ये 2-3 जगह है जहां से उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होगी। ये होगी, ये होगी, या नी होगी। जहां पे, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें कोई रटने की बात नहीं है। जहां ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, अगर मैं नी पे ज्यादा ऐसे करके बैठा रहूंगा, नी पे इस पे ज्यादा, एल्बो पे ज्यादा वजन रहेगा, तो ये दुखने लगे, क्योंकि हड्डी कमजोर है। इसका मेन कारण क्या है? हड्डी कमजोर है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत मिलेगी घुटनों से, क्योंकि सबसे पहले वही प्रभावित होंगे, क्योंकि वजन उसी पे आ रहा है। बाकी जोड़ धीरे धीरे बाद में प्रभावित होंगे। दूसरा, अब दूसरे पे चलते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आप खुद दिमाग लगा के सोचना, मैंने क्या बताया? रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? हमारी खुद की सेना हमारे अगेंस्ट हो जाती है, हमारे जोड़ों को मारने लगती है। हमारी खुद की सेना हमसे लड़ने लगती है, हमारे जोड़ों को मारने लगती है। अब आप एक बात सोचो, हमारी सेना, दिमाग में कल्पना करो, हमारी सेना हमारे जोड़ों का अटैक कर रही है। तो सबसे पहले कौन सा ज्वाइंट हारेगा? बड़ा ज्वाइंट हारेगा या छोटा ज्वाइंट हारेगा? सबसे पहले कौन सा ज्वाइंट है जो प्रभावित होगा? कोई बड़ा ज्वाइंट हारेगा या कोई छोटा ज्वाइंट हारेगा? सीधी सी बात, आप सबके दिमाग में आया होगा कि सर छोटा ही हारेगा ना सबसे पहले। बिल्कुल सही है, बस ऐसे ही पहचाना है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत कहां से होगी? छोटे ज्वाइंट से होगी। बड़ा ज्वाइंट पहले प्रभावित नहीं होगा। जब सेना मार रही है अटैक में, तो सबसे पहले जो छोटा ज्वाइंट है बेचारा, वो प्रभावित होगा। और सबसे छोटा ज्वाइंट कौन सा है? ये, यहां से प्रभावित होगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत कहां से होगी? यहां से होगी। यहां से शुरुआत होगी। यह है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत कहां से होगी? घुटनों से होगी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत कहां से होगी? यहां से होगी। उसके बाद तीसरा, गाउट। कारण समझ में आ जाएगा तो खुद ही अंदाजा लगा लो, रटने की जरूरत नहीं है भाई। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियां कमजोर है, तो कौन सा ज्वाइंट पहले दुखेगा? जिसपे सबसे ज्यादा वजन है। और वजन किस पे है? घुटनों पे है, इसलिए उसकी शुरुआत किससे होगी? घुटनों से। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सेना लड़ रही है, मार रही है हमें, तो सबसे पहले कौन सा ज्वाइंट हारेगा? सबसे छोटा ज्वाइंट सबसे पहले मरेगा। छोटे सैनिक मरता है ना सबसे पहले, तो ये सबसे पहले छोटा, ये है सबसे छोटा, तो ये दुखने लगेगा सबसे पहले। ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तीसरा, गाउट। अब गाउट, गाउट में क्या बताया मैंने? गाउट में क्या बताया कि ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है और वो पूरे ब्लड में घूमने लगता है, और वो जो ज्वाइंट में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे सूजन आती है और उसी ज्वाइंट में। अब आप खुद दिमाग लगा के सोचो, मेरे ब्लड में यूरिक एसिड घूम रहा है, हर जगह हर ज्वाइंट में घूम रहा है, तो सबसे पहले कचरा कहाँ रुकेगा? हार्ट के नजदीक रुकेगा या हार्ट से दूर रुकेगा? कचरा कहाँ रुकेगा? पाइपलाइन बिछा रखी है आपने, तो उसमें कचरा मोटर के नजदीक अटकता है या लास्ट एंड पे अटकता है? सीधी सी बात है, लास्ट एंड पे अटकेगा। आप सबके दिमाग में आ गई होगी, बिल्कुल सही बात है। तो यूरिक एसिड सबसे पहले कहां जमना शुरू होगा? जो ज्वाइंट मेरे शरीर से, मेरे हार्ट से दूर है। और कौन सा है वो ज्वाइंट है हमारा, जो पैर है ना, मेरा पैर, पैर का जो पैर का जो ग्रेटर टो मैं अगर दिखाऊंगा, तो ये मेरे पैर का अंगूठा, ये ज्वाइंट सबसे पहले प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्वाइंट मेरे हार्ट के सबसे दूर है। तो सबसे पहले दूर कचरा जमना शुरू होगा, तो पैर का जो अंगूठा है,
या एडी, एडी भी दूर है, एडी का जो ज्वाइंट है वो भी दूर है, तो सबसे पहले कचरा कहां जमना शुरू होगा? हट के पास नहीं, हट के मैक्सिमम दूर छोटी जगह पर कचरा इकट्ठा होगा, धीरे धीरे कचरा इकट्ठा होता जाएगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होगी घुटने से, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत होगी इस ज्वाइंट से, और जो गाउट है उसकी शुरुआत होगी पैर के अंगूठे से। बस अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन से ज्वाइंट का पेन बता रहा है, कौन से ज्वाइंट में पेन है, उसके आधार पर आप पहचान सकते हो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या गाउट है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बात और समझना। अब मान लेते हैं कोई एक पेशेंट आया जिसकी उम्र है, मैंने अब बताया, बड़े क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना और खुद अपने आप ही जवाब देना कि आपका क्या जवाब होना चाहिए। अब एक पेशेंट आपके पास आया, मैं आपको आगे एक केस स्टडी रख रहा हूं एक पेशेंट की। एक पेशेंट है जिसकी उम्र है 55 साल। पेशेंट की उम्र है 55 साल, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तीनों का मैंने बता दिया, अब कैसे पहचानोगे। पेशेंट की उम्र है 55 साल और वो बोल रहा है मेरे घुटनों में दर्द है। तो कोई भी मेरे मेरे स्क्रीन पे कौन कौन, किससे पूछूं, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, आप में से कौन बताएगा? मजेदुर जी, आ, आपको अनम्यूट करो आप, मैंने अनम्यूट करने के ऑप्शन दिया आपको। जी एक सर। एक पेशेंट है जिसकी उम्र 55 साल, जी। और वो बता रहा है कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो उसको इन तीनों में से कौन सा है? ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या गाउट है? ऑर्थोआर्थराइटिस। ओए है उसको, बिल्कुल सही बताया आपने, ओए। ठीक है, आप म्यूट हो जाओ। वो है। ओए है उसको, पहले वाला ओए। हम्म ठीक है, आप म्यूट कर लो अपने आप को। और किसी से पूछते हैं, और किसका क्या जवाब है? किससे पूछें आगे, कौन दिख रहा है? मुझे दुर्ग जी ने बताया ओए है। अ, तमल तमल 01 सर हाथ हिला रहे हैं, है ना सर? आप अपने आप, एक सेकंड एक सेकंड, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। एक पेशेंट है, उसकी उम्र है 55 साल। अभी तक आपने मीटिंग सुनी है, तो वो बता रहा है मेरे घुटनों में दर्द, आपके पास आया, तो उसको कौन सा है इन तीनों में से? मेरे सामने मेरे सेठ बैठे हैं, इनका एज है 55। 55? चलिए, यही हाँ। हो गया तो पेशेंट है ना। हाँ। जी। इनका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं सर। हम्म इनके घुटने में दर्द है। ये हम्म जो आपने अच्छा बता दिया, आपसे हम लोग वही करेंगे। हम्म उनको ऑर्थराइटिस हुआ है, ओ है। ओए हुआ है, बिल्कुल सही है जी। सर। मेरी मेरी बात समझना। और चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। और कल भी मैं मीटिंग सुन रहा था, तो शायद संजय जी आपके बारे में तारीफ कर रहे थे, आप होटल में हैं, वर्किंग है ना? आप जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए और किसी से पूछते हैं। मैडम है पूनम गौतम, दिल्ली से है मैडम, है ना? मेरे सामने स्क्रीन पे है, मैं रैंडमली ऐसे कोई भी स्क्रीन पे आ रहा है। मैडम, आप अपने आप को एक बार अनम्यूट करो। यस सर। हो गए। पेशेंट है जिसकी उम्र है 55 साल, उसको घुटनों में दर्द बता रहा है, वो ऑस्टियोआर्थराइट कौन सा, इन तीनों में से उसको कौन सा सर ओए है। है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस है? पक्का? यस। यस सर, यस। डन है? यस सर, डन। सीख लिया आपने आज, है ना? सर ने पूरा नोट भी किया है एक बार। नोट किया, ठीक है। आप भी अपने आप को म्यूट कर लो, थैंक है यू। ना? मैडम है विजयंती सिंधे, कर्नाटका से। मैम, आप और बता दो एक बार कि पेशेंट की उम्र 55 साल है, घुटनों में यस दर्द। सर, सुपर वेदालेक्स। सुपर सुपर वेदालेक्स। वेदालेक्स और सुपर इसको वेदालेक्स। पहला वाला है सर, मैंने लिखा है कि घुटनों में दर्द। हम्म तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना? यस सर, पहला वाला उसको। चलिए, देखिए, बस थैंक यू मैम, आप भी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। पहली बात तो आप सबने जवाब दिया। मेरा क्वेश्चन क्या था, आप बड़े ध्यान से फिर समझना। यहीं पे गलती करते हैं हम लोग, और मुझे लगता है आप में से 90% लोगों का यही जवाब था, ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि आज आपने सुना है। देखिए, अब मेरी बात समझना, मैंने क्या बताया? पेशेंट की उम्र है 55 साल और वो क्या बता रहा है कि मेरे घुटनों में दर्द है। तो आपने स्टार्ट, आपका स्टीक था कि आपने, मैंने बताया था कि 50-55 की साल की उम्र में होता है और घुटनों में होगा, तो कौन सा है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन यहीं पर आपने गलती कर दी। अब समझना, अब वही पेशेंट मेरे सामने आया, मैंने उससे एक चीज पूछी कि बाबूजी, आज उम्र 55 साल है, लेकिन ये दर्द कब से है?
समझना जो मैं अब समझाना चाह रहा हूं। कब से है दर्द, वो बोलेंगे जी ये दर्द तो मेरे को जब मैं 35 साल का था, 30 साल का था तब से। तो पहली बात, उम्र वाला बैरियर हट गया। दूसरा, मैं उनसे एक सवाल अगला और पूछूंगा, आपका आपके सबका जवाब चेंज हो जाएगा। मैं पूछूंगा कि ये बाबू जी शुरुआत कौन से जोड़ से हुई थी ये दर्द की? बोलेगा जी यहां से हुई थी, लेकिन अब घुटनों में भी होने लग गया। समझना बात, हिस्ट्री लेनी है, कब से है और कौन से जॉइंट से शुरुआत हुई थी। पेशेंट ने क्या बताया, अब मुझे अब बताओ। अब वो बोला जी मैं जब 30 साल का था तब से है, पहले तो इनमें होता था, इनमें होता था, लेकिन अब ज्यादा तकलीफ घुटनों से है। उसने घुटने ही बताया आपको, लेकिन अब बताओ 30 साल की उम्र से हो रहा है और शुरुआत यहां से हुई थी, अब कौन सा हो गया उसको? कमाल जी कौन सा हो गया? अब कौन सा हो गया? सर आरे हो गया सर। आरे हो गया ना? वही हाँ पेशेंट था, अब आरे हो गया। थोड़ी देर पहले आप वही बता रहे थे सब लोग, हाँ, गलती हो गया मेरे से। गलती हुई। बस यही यही हिस्ट्री टेकिंग, यही यही सवाल पूछने हैं, बस यही सवाल पूछने हैं कि कौन सा जोड़ है। वो अब तो बता रहा है कि अब उसके घुटनों में तकलीफ है। अगर वही पेशेंट ये बोलता जी जी पहले तो उम्र मेरे को तो 15-20 साल से ही दर्द हो रहा है, और पहले तो एडी में होता था, सुबह सुबह चलता था ना तो एडी में दर्द होता था, लेकिन अब धीरे धीरे घुटनों में भी होने लग गया, फिर कौन सा हो गया? अभी पहले तो आरे, अभी आस्ते आस्ते ओए में आ जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, अब नहीं, आस्ते आस्ते। वो उसने पेशेंट ने बताया कि मेरे को पहले एडी में होता था या पैर के अंगूठे में होता था, लेकिन धीरे अच्छा, धीरे बड़े जोड़ों में भी आने लग गया। तो तो फिर कौन सा? गाउट है। फिर गाउट, गाउट। है ना, फिर गाउट हो गया। तो आपको बस खाली ये नहीं सुन लेना है, खाली ये नहीं सुन लेना, थैंक यू सर, खाली आपको ये नहीं सुन लेना कि कौन से जोड़ में दर्द है। इसीलिए बता रहा हूं आपको, बस हिस्ट्री लेनी है कि कौन से जोड़ में दर्द है और कब से है और कौन से शुरुआत हुई थी। बस इस क्वेश्चन से ही आपके तीनों समझ में आ जाएंगे कि आपको कौन सा है। अगर वो बोले कि जी 55 साल उम्र है, घुटनों में दर्द है, बोले कब से है, अभी हुआ है 5-7 साल से और घुटनों में ही सबसे ज्यादा रहता है, तो ओए है। अगर बोले कि 10 साल से हो रहा है लेकिन पहले छोटे जोड़ों में होता था जी, अब वो तो देखी जाए, अब तो बड़े इसमें ज्यादा तकलीफ होने लगी, तो कौन सा है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। वो बोले कि जी 10 साल से हो रहा है, पहले छोटे जो पैर के अंगूठे में ना वहां दर्द होता था, या एडी में सुबह सुबह चलता था ना तो दर्द होता था, तो समझो गाउट है। अब यूरिक एसिड धीरे धीरे बाकी जोड़ों में भी जम गया, तो गाउट हो गया। खाली आपके एक क्वेश्चन से ही आप तीनों बीमारी पहचान सकते हो कि कौन सी बीमारी। पहचान लोगे पूनम मैडम? अब पहचान लोगे, है ना? चलिए शिंदे मैम पहचान लेंगे अब। तो आगे से कोई भी देखिए, उस दिन मैंने भी बताया था, थायराइड का भी पेशेंट आए तो आपको 4-5 सवाल पूछने हैं और आपकी क्लियर हो जाएगा कि इसको थायराइड है या नहीं है। मजेदुर जी क्लियर है बात? क्लियर है, चलिए। तो आपको बस एक छोटी सी हिस्ट्री, तो अब आपको ये देखना है कि पेशेंट आया, उसने बताया कौन से जॉइंट में दर्द, तो खाली उस समय का नहीं, कब से है और कौन से जोड़ से शुरू हुआ था, बस ये आपको डायग्नोज करना आ गया। आप पहचान लेंगे कि उसकी कौन सी तकलीफ। ओस्टियोआर्थराइटिस हमेशा बड़े जोड़ से शुरुआत होगी, क्यों? क्योंकि जहां पे सब ज्यादा वजन आ रहा है उससे शुरुआत होगी, चाहे कुल्ले की हड्डी से हो सकता है, घुटने से हो सकता है, या यहां से हो सकता है, क्योंकि सब ज्यादा वजन यहां पड़ रहा है ना। उसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस यहां से होगा, धीरे धीरे वो इनमें सब में, घुटनों में, सब में होने लग जाएगा। गाउट भी शुरुआत कहां से होगी? पैर की हड्डी में होगी। पेशेंट सुबह सुबह चलेगा ना तो बोलेंगे सुबह, क्यों? क्योंकि पूरी रात भर में ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है वहां पर, पूरी रात भर में यूरिक एसिड डिपॉजिट होगा। पेशेंट जब सुबह उठ के पहला कदम रखेगा ना, बोलेगा सर तब बहुत दर्द होता है। फिर जब चलने लगता हूं तो क्योंकि वो ब्लड फ्लो आ जाता है तो यूरिक एसिड वहां से थोड़ा हट जाता है, तो उसको दर्द में आराम मिल जाता है। सुबह सुबह उठेगा, सबसे पहला दर्द मिलेगा, एडी रखते ही जान निकलती है जी, तो समझो पूरी रात भर में यूरिक एसिड डिपॉजिट वहां पर हो गया। तो ये 3 जोड़ है दोस्तों, 3 तरह के ज्वाइंट पेन है, और इन तीनों तरह का ही आप इलाज, अब तीनों का इलाज अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आगे बात करते हैं कि अब ठीक है जी, कोई भी दर्द है तो सबसे पहले जो एलोपैथी में क्या हम करते हैं, एलोपैथी में क्या करते हैं, हम पेन किलर्स खाते हैं, कोई भी पेन किलर्स खाते हैं। अब ये पेन किलर्स, जो भी पेन किलर, जो भी मार्केट का कोई भी किसी तरह का भी आपको पेन किलर्स दिया जाता है ना, ये क्या करती हैं? अब पेन, कोई भी पेन की गोली खाते हो, पेन की गोली क्या करती है? आपके सिर में दर्द है तो भी वही पेन की गोली खाते हो, जोड़ों में दर्द है तो भी वही डिक्लोफेनिक खाते हो, आपकी कमर में दर्द है तो भी डिक्लोफेनिक खाते हो। तो क्या एक गोली को कैसे, उसको कैसे पता चलता होगा कि कहां पे दर्द है, कौन सा दर्द ठीक करना है? घुटने ठीक करने हैं, सिर का दर्द है, कमर का दर्द है, कैसे इस गोली को कैसे पता चलता होगा कि कौन सा दर्द ठीक करना है? एक ही पेन किलर हर दर्द को कैसे ठीक करती है? क्या जब गोली खाते हो, कोई भी पेन किलर खाते हो, तो उसको पहले बताते हो कमर में दर्द, फिर खाना, फिर पानी पीना उसके बाद, या उसको बताते हो
सिर में दर्द है तो वो सिर दर्द पे काम करेगी। गोली को कोई हिंट दे के भेजते होगे कौन सा काम करना है? दोस्तों ये जो पेन किलर है ना, ये कैसे काम करती है, ये कितना खतरनाक आपके शरीर के लिए कितना बड़ा खिलवाड़ है, इस बात को समझने की कोशिश करना। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो पेन है, तो वो आपको कोई ना कोई पेन किलर, डिक्लोफेन नहीं किया सर, कोई भी हजारों तरह की पेन किलर है, ये पेन किलर्स आपको दी जाती हैं। और ये पेन किलर जब आप लेते हो तो आपका दर्द शांत हो जाता है, आपको आराम मिलने लगता है। लेकिन ये क्या चीज है, ये पेन किलर कितनी खतरनाक चीज है और कैसे काम करती हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कितना बड़ा डैमेज करती हैं ये आपको। आपका ज्वाइंट, आपके ज्वाइंट जो पेन है ना, वो इतना नुकसानदायक नहीं है। नुकसानदायक अब जो इलाज चलता है ना डॉक्टर्स का, वो है नुकसानदायक। ये पेन किलर जब आप खाते हो, हाउ डू पेन रिलीवर्स वर्क, ये कैसे काम करती है समझने की कोशिश करना। आपका जो दिमाग है ना, ब्रेन 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 के अंदर, खुद के अंदर कोई दर्द सहन करने की क्षमता नहीं है। पूरे ब्रेन को, अगर जिंदा आदमी के ब्रेन को भी काट दिया जाए तो उसमें कोई दर्द नहीं होगा। होता क्या है, जो नसों, जो मैंने बताया ना, दिमाग से पूरा नर्व्स का एक गुच्छा है जो जाता है और उसी से सारे शरीर में ऐसे जाल निकलता है। तो हमारे हर जगह नर्व्स की एंडिंग है। नर्व्स की जो एंडिंग है ना, ईश्वर ने उनको बनाया है कि उनसे पेन, जब भी मान लेते हैं मैं कोई, ये गिलास है, मान लेते हैं ये गर्म है, मैंने जैसे लगाया तो मेरे यहां से सिग्नल जाएगा ब्रेन को, तुरंत मैसेज जाएगा नर्व्स के थ्रू कि गर्म है। मेरा ब्रेन इनको मैसेज करेगा गर्म है तो हाथ हटाओ, तो तुरंत मैं हाथ हटा लूंगा। ये हमारा, इस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। सारी सेंसेशन है ना, वो हर जगह हमारी सेंसेशन है, नर्व्स एंडिंग है, वो हमें सेंस करती है कि हमें क्या है, दर्द है, गर्म है, ठंडा है, क्या है। ये नर्व्स एंडिंग है। अब पेन किलर पता क्या काम करती है, देखना कितना बड़ा खिलवाड़ आपके साथ। ये नर्व एंडिंग है, यहाँ पे पेन का, ये ब्रेन सेल है, पेन का सिग्नल जा रहा है ब्रेन तक कि हमें दर्द हो रहा है। मेरे घुटनों में सूजन आ गई तो मेरे वहां से सिग्नल जाएगा ब्रेन को कि दर्द हो रहा है भाई, सिग्नल गया, दर्द हो रहा है। पेन किलर क्या करती हैं, पेन किलर का भाई एक छोटा सा काम है, आप देख सकते हैं, जो नर्व एंडिंग पे जो पेन सिग्नल भेजने की प्रक्रिया है ना, वो उसको ब्लॉक कर देती है। ये इधर ढक्कन लग गया, ये है पेन किलर्स। जो दर्द हो रहा था मुझे, सिग्नल ब्रेन को जा रहा था कि मेरे घुटने में तकलीफ है, दर्द हो रहा है, जो सिग्नल जा रहा था ना बीच में, जो 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 मेरा पोस्ट मास्टर था, जो संदेश भेज रहा था दिमाग को कि मेरे पैर में कोई तकलीफ है जिस वजह से मुझे दर्द हो रहा है, उस पोस्ट मास्टर को ही मार देते हैं। दिमाग तक सिग्नल ही नहीं पहुंचने देते कि दर्द है, और दिमाग को पता नहीं चलता दर्द है, और आपका दर्द मिट जाता है। अब जो सिग्नल था उसको तो रोक दिया, लेकिन जो बीमारी थी क्या वो ठीक हुई? वो तो एज इट इज है अभी भी, वो तो अब भी ऐसे ही है। बस उसका जो सिग्नल था जा रहा था ना, ये देखिए आप, सिग्नल, ये सिग्नल जा रहा था ब्रेन सेल को, पेन का सिग्नल जा रहा था, आगे ग्रीन कलर के ढक्कन लग गए। बस ये एक नर्व से दूसरी नर्व में सिग्नल पास नहीं हो रहा, ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा दर्द है, और आपका दर्द ठीक हो गया। ये है पेन किलर्स का काम। ये आपके नर्व एंडिंग पे जो पेन के सिग्नल है, बस उनको रोक देती हैं। और इनके नुकसान क्या है, शुरुआत कैसे होती है, जो पेन किलर है इनके साइंटिफिक रिजल्ट आपको बता रहा हूं कि इनके साइंटिफिक रिजल्ट्स क्या है। सबसे पहले शुरुआत होगी स्टमक पेन, थोड़ा बहुत कभी पेन, पेट में दर्द होने लगेगा, कंस्टिपेशन रहने लगेगी, डायरिया, गैस, हार्टबर्न, नोजिया, डिजीनेस, ये इसकी शुरुआत है। उसके बाद अगली स्टेज, और कुछ दिन तक खाओगे तो फिर अनीमिया, खून की कमी होने लगेगी, हाई ब्लड प्रेशर होने लगेगा। अब जो ज्वाइंट पेन वाला पेशेंट है, समझना, ज्वाइंट, ये सब आपस में बिजनेस है, स्कैम है। अब एक ज्वाइंट पेन वाला पेशेंट है, उसको आप दर्द की गोली खिला रहे हो, कुछ दिन में उसको कब्जी रहने लग जाएगी, या उसको डिजीनेस रहने लग जाएगी, अंदर अल्सर होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उसको बोल देंगे आप पेट वाले डॉक्टर को दिखाओ। अब पेट वाला अपनी गैस गूस की गोली ऐड कर देगा, उसका धंधा वो उसका धंधा चल गया। उसके बाद कुछ दिन में उसको हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाएगा, उसके अंदर अल्सर बनने लग जाएंगे, उसको एलर्जी होने लगेगी, तो बोलेंगे तेरे को हार्ट वाले डॉक्टर को दिखा ले, वो उसमें बीपी की गोली ऐड कर देगा। इसी तरह गोलियां ऐड होती जाएंगी। और तीसरे नंबर पे, जब इसी तरह लंबे समय तक खाने के बाद लास्ट में क्या होगा, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ओसियोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये है पेन किलर्स की जर्नी। ये है पेन किलर्स की जर्नी। शुरुआत होती है छोटे से स्टमक पेन से, और लास्ट में, आज भारत में जितने लोग बीमारियों से मर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग दवाइयों की वजह से मर रहे हैं। बीमारी से मरने वालों की संख्या कम है, दवाइयों के साइड इफेक्ट से। आज भारत में बहुत लोगों को किडनी फेलियर हो रहा है, किडनी की बहुत बड़ी समस्या लोगों को हो रही है, लीवर फेल होता जा रहा है, हार्ट फेल होता जा रहा है, ब्लीडिंग होती जा रही है। इतनी गंभीर समस्या है, कोई एक डॉक्टर नहीं बताएगा कि दूसरे डॉक्टर की दवाइयों से हुआ है। सारा थोप देंगे बीमारी की वजह से हुआ, शुगर की वजह से किडनी खराब हुई, इसकी वजह से। नहीं नहीं नहीं, दवाइयों से हो रहा है, ये दवाइयों से हो रहा है। तो पेन किलर्स का काम खाली एक है कि ब्रेन को जो सिग्नल जा रहा है कि मेरे कहीं पे दर्द हो, सिग्नल को रोक देते हैं। तो साला ये और बड़ी समस्या हो गई कि मेरा दर्द हो रहा था, मेरे दिमाग को पता ही नहीं चलेगा दर्द हो रहा है, तो कोई सोल्यूशन तो हुआ नहीं, बस उसको दबा दिया कि दर्द नहीं हो रहा। तो ये पेन किलर्स की जर्नी है। पेन किलर्स क्या करती हैं,
वो आपके शरीर के जो भी मुख्य मुख्य अंग है सभी को डैमेज करती हैं। आपको एंग्जाइटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आगी, आपको टेंशन, ये पेन किलर का इफेक्ट है। ये आपको नींद नहीं आनी शुरू होगी, एंग्जाइटी रहनी शुरू हो जाएगी। बोलेंगे यार, अगर आदमी पाक बोलेगा नींद नहीं आती, टेंशन है, तो उसको दिमाग के डॉक्टर के पास भेज देंगे। फिर उसका लीवर डैमेज, लीवर तो सीधा सा इफेक्ट है, लीवर और किडनी। देखो, दो अंग ऐसे हैं, कोई भी चीज खाओगे तो सबसे पहले किसके पास जाएगी? लीवर के पास। तो अगर कोई भी केमिकल अंदर गया तो किसको सबसे पहले डैमेज करेगा? लीवर को। उसके बाद ब्लड में चली गई लीवर को डैमेज करके, और बाहर कहां से निकलेंगी? किडनी से। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? घुसते वक्त भी मारा, और लास्ट में उसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? किडनी की। तो किडनी डैमेज होंगी। तो सबसे पहले उसका ब्रेन, उसका लीवर, उसके फेफड़े और उसकी किडनी, ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं, लीवर और किडनी, ये दोनों फेल होने लगती हैं। पेन किलर्स इंक्रीज हार्ट प्रॉब्लम। आज भारत में सबसे ज्यादा दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं सब बीमारियां? क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर। भारत में इतनी दर्द की दवाइयां आप सबके घर में, और खासकर हमारी महिलाएं तो पर्स में रखते हैं 2-4 गोली, तो हरे पत्ते की गोली, लाल पत्ते की गोली, तुरंत दर्द होता है, सिर दर्द होता है, गोली। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। जब भी पेन किलर जाती है तो वो मारती है, आपके लीवर को मारती है, बाहर निकलेगी तो किडनी को मारेगी। और धीरे धीरे क्या होगा, जब इनका एक्सेसिव यूज करोगे तो आपकी जो किडनी है वो फेल हो जाएगी। एक लिमिट है, किडनी सहन कर पाती है। और जाके देखो किडनी के हॉस्पिटल में भीड़ लगी पड़ी है, बच्चों, यंग यंग उम्र में लोगों को डायलिसिस हो रहा है, किडनी खराब हो रही है। सबसे बड़ा रीजन पेन किलर्स। सबसे बड़ा पेन किलर्स मार रही है आपको, ठीक नहीं कर रही है, बहुत खतरनाक है ये। देखिए होता क्या है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर मेरे जोड़ों में दर्द, डॉक्टर ने बोल दिया कि तेरे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मुझे पूछता हूं कब से दर्द है? जी पिछले 10 साल से दर्द है, और मेरे शहर का एक बहुत बड़ा ऑर्थो सर्जन है, उससे मेरा इलाज चल रहा पिछले 10 साल से। 10 साल तक इलाज चला, लेकिन अब उसने बोल दिया अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो साला 10 साल इलाज क्या चला? 10 साल क्या इलाज चला गया? आज ट्रांसप्लांट, आज उसको ज्वाइंट, नी नी रिप्लेसमेंट। अरे खिलवाड़ कर रहे हैं आपके साथ, बस ये पेन किलर और ये खिलाते रहेंगे, आपका पेन दबता रहेगा, और अंदर जो बीमारी बढ़ती जाएगी। वो बस इस अवस्था तक ला रहे हैं कि आपका ज्वाइंट बदलने की कंडीशन आ जाए, और वो एक बड़ा बड़ा ग्राहक उनको मिल जाए। जिस दिन आपको पहले दिन ज्वाइंट पेन हुआ, अगर उसी दिन बता दिया जाता है कि क्यों ज्वाइंट पेन हुआ, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो आज इस बड़ा दुर्भाग्य है। लोग आके बोलते हैं 5 साल मेरी माँ का इलाज चला, 10 साल मेरे पिताजी का इलाज एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास चला सर, मेरे शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर था, उससे इलाज कराया 5 साल, लेकिन अब उसने बोल दिया सर अब तो ज्वाइंट बदलना पड़ेगा। अरे साला फिर इलाज क्या चला 5 साल? तो दोस्तों, पहली बात तो ये कोई इलाज नहीं है, जुगाड़ है। कोई भी किसी की किडनी थोड़ी सी भी खराब होने लगती है, यूरिया किटिन बढ़ लगता है, किसी पेशेंट के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सर थोड़ा यूरिया किटिन बढ़ गया, बोले कोई बात नहीं अभी चलेगा। उसको कोई पेन किलर गैस उसकी गोली दे दिया, 2 महीने बाद आया थोड़ा और यूरिया किटिन बढ़ गया, बोले अभी चलेगा, और उसको ऐसे ही दवाई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके भेज दिया। 6 महीने बाद आया, यूरिया किटिन 5 पहुंच गया, चलेगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी और दवाइयां खाओ, और दवाइयां दी जाती हैं। कुछ दिन में उसका यूरिया किटिन 8-10 पे पहुंच जाता है, क्योंकि दवाइयां खिला रहे हैं। किटिन तो सीधी बात है बढ़ेगा, 10-12 पहुंचेगा तब आएगा, बोले यस अब डायलिसिस करना पड़ेगा। और कोई इलाज नहीं उनके पास। कोई भी बीमारी की शुरुआत में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो बस एक ही वो करते हैं कि उसका बढ़ता जाए, वो इस कंडीशन में आए कि या तो उसको दिल का है तो उसको स्टेंट डालना पड़े, किडनी का तो उसकी डायलिसिस करें, ज्वाइंट का है तो उसको ज्वाइंट। बड़े बड़े ऑर्थो के हॉस्पिटल है, मेरे जानकार है, मेरे दोस्त है वहां पर, मैं उनको पूछता हूँ यार ज्वाइंट पेन को तुम, बोले यार अब इतना बड़ा सर ओटी लगाया है, नी रिप्लेसमेंट के लिए स्पेशल डॉक्टर बुलाए हैं, अगर सबके ज्वाइंट ऐसे ही ठीक होने लग गए तो साला खर्चा कैसे निकलेगा ओटी का? नी रिप्लेसमेंट के लिए स्पेशल स्पेशल डॉक्टर रखे तो उनका खर्चा, उनकी तनख्वाह कहां से निकलेगी? और टी बनाए इसका खर्चा सबके, अगर हम आपकी, मैं उनको बोलता हूँ यार तुम तरीके से करो तो सबके ज्वाइंट ठीक हो सकते हैं, बोले यार कर तो दें पर साला हॉस्पिटल खर्चा कैसे निकालेंगे? ओटी इतनी बड़ी ओटी लगाई कैसे उसके, अगर ऑपरेशन, और जो डॉक्टर होते हैं ना मालिक का वो होता है कितने तुमने ज्वाइंट के पेशेंट के ऑपरेशन के पेशेंट निकाले, ये उसको रिवार्ड है। यस तूने 2 पेशेंट निकाले ऑपरेशन के, तूने 4 पेशेंट निकाले, अरे ये खिलवाड़ और अलग धंधा बना दिया है यार। तो दोस्तों, पहली बात तो आगे से कोई भी ज्वाइंट पेन हो तो किसी तरह की पेन किलर नहीं लेनी है, किसी भी हालत में पेन किलर नहीं लेनी है। करना क्या है? करना ये है, अब तीनों के आपको देखो समझना, अब बस अब कुछ नहीं, बस थोड़ी देर ध्यान से कंसंट्रेट से समझो। कारण तीनों का पता है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पहचान लोगे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको ठीक करना है तो क्या उसका मेन कारण क्या है? हड्डियां खोखली हो गई। क्यों हो गई है? क्योंकि कैल्शियम नहीं जम रहा है अंदर। और कैल्शियम क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि कैल्शियम को शरीर में एब्जॉर्ब कराने की जो चाबी है ना, चाबी वो है विटामिन डी। आप कितना भी कैल्शियम खा लो, कितना भी कैल्शियम खा लो,
पहली बात तो देखो, कैल्शियम अंदर कम होने के दो रीजन, या तो आप कैल्शियम ही कम खा रहे हो, कैल्शियम ही कम खा रहे हो। तो अगर कैल्शियम कम खा रहे हो तो सीधी बात अंदर कम होता जाएगा, हड्डियां खोखली हो जाएंगी। दूसरा, कैल्शियम तो खा रहे हो लेकिन फिर भी नहीं हड्डियां वो हो रही। आज भारत में 90% लोगों की हड्डियां अंदर से खोखली हो रखे हैं, एक्सरे कराओगे हड्डियां हड्डियां काली नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों का कैल्शियम कम हो गया है। क्यों हो गया है? या तो कैल्शियम की कमी है या कैल्शियम प्रॉपर जा रहा है तो विटामिन डी नहीं जा रहा है। विटामिन डी, विटामिन डी क्या है? एक ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर खुद ही बना लेता है। किससे बनाता है? धूप से बनाता है। और जब तक विटामिन डी की चाबी नहीं लगेगी, चाहे पूरे दिन कितना भी कैल्शियम खा लेना, वो आपकी हड्डियों में अब्जॉर्ब नहीं होगा। आप में से जितने मेरे साथ 1000 लोग जुड़े हैं, कल जाके लैब में जांच करा लेना, 1000 में से 900 लोगों का या 950 लोगों का विटामिन डी नॉर्मल से बहुत कम मिलेगा। साला ये है असली बीमारी की जड़। और ठीक क्या कर रहे हैं? घुटने बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। भारत में आज 95% जनसंख्या विटामिन डी की कमी से जूझ रही है। और जब तक ये विटामिन डी कम रहेगा, कितना भी कैल्शियम खा लेना, एब्जॉर्ब नहीं होगा। और विटामिन डी कौन बनाता है? हमारा लीवर बनाता है। कैसे बनाता है? हमारी स्किन पे जब भी धूप पड़ती है तो हमारे वो धूप अंदर जाती है और लीवर उसको एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे विटामिन डी बनता है, कैल्शियम जो है उसका एब्जॉर्प्शन शुरू, वो चाबी है, वो लगती है, दरवाजा खुलता है और कैल्शियम अंदर चली जाती है। आज क्यों विटामिन डी की कमी है? क्योंकि आप खुद से लगा लो, हमसे लगा लो, पूरे दिन में आप कितनी देर धूप में जाते हैं। अब सब कुछ आउट इंडोर हो गया है, पूरे दिन हम एसी में रहते हैं, हमारी गाड़ी एसी, हमारे घर एसी है, पूरे दिन अंदर रहते हैं, धूप में जाते ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं तो पूरे दिन धूप में काम करता हूं। नहीं, कपड़े, जब भी आप कपड़े, कई बार महिलाएं, आपने देखा होगा, खासकर महिलाएं जब भी स्कूटी वूटी पे जाती है ना, बाहर निकलती हैं, तो मैं कई बार देखता हूँ, यहां लपेट लेंगी, आंखों पे यहां से बांध लेंगी, यहां तक बांध लेंगी, यहां तक ऊपर तक बांध लेंगी, चश्मा लगा लेंगी, ऐसे जैसे लगता है कोई आतंकवादी जा रहा हो, ऐसे जाएंगी। धूप धूप तब काम आएगी जब धूप डायरेक्ट आपके स्किन पे, आप कपड़े पहन के पूरे दिन धूप में बैठे रहो, कोई फायदा नहीं है। धूप डायरेक्ट आपके त्वचा पे जब टकराएगी किरणें, तो वो आपके विटामिन डी में कन्वर्ट होगी। आज आप खुद कल्पना कर लो, जब हम छोटे थे ना, पूरे दिन धूप में खेलते थे, सुबह दोपहर शाम, जब भी सब साइकिल चलाते होते धूप में। आजकल के बच्चे जाते हैं क्या धूप में? इसीलिए तो कम उम्र में ही हड्डियां खोखली हो रही है, दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन ऑस्टियोपोरोसिस का, अगर आपको ठीक करना है तो हड्डियों को मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है? कैल्शियम देना है। कैल्शियम देना है, अच्छा कैल्शियम देना है। और अच्छा कैल्शियम देने के लिए हमारे पास क्या है? आयुकैल्डी। इसमें नेचुरल कैल्शियम है। अब कई लोग बोलते हैं सर मैं कैल्शियम के लिए मैं दूध दूध पीता हूं या दूध पीती हूं या बच्चों को दूध पिला। पहली बात तो जो पशुओं से मिलने वाला जो कैल्शियम हो, नेचुरल कैल्शियम नहीं है। वो आपके अंदर खुश होकर जरूर ले रहे हो कि मुझे कैल्शियम मिल रहा होगा, दूध से नहीं मिल रहा है। कैल्शियम वही आपका शरीर एब्जॉर्ब करेगा जो पौधों से मिलने वाला, जो नेचुरल चीजों से मिलने वाला कैल्शियम है, वो आपका शरीर यूज करता है। पौधों से मिलने वाला, हमें दूध दूध से बनी चीजों वाला कैल्शियम हमारे अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। दोस्तों, ये दिमाग में एक धारणा है कि मैं दूध ज्यादा पीता हूं मेरी हड्डियां मजबूत हो, ऐसा नहीं है। एक बात बताओ, अगर जानवरों की बात करूं तो जानवरों में गधा है ना, गधा, गधा, गधे की हड्डियां सबसे मजबूत होती है। उसमें कितना बहुत झाड़ होते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। लेकिन एक बात बताओ, गधा किसका दूध पीता है भाई? गधा दूध पीता है क्या? हाथी दूध पीता है क्या? उनकी हड्डियां इतनी मजबूत है। कोई म्यूट, कोई अनम्यूट, कौन है? अपने आप को म्यूट कर ले, बीच में आवाज है। ये जानवर किसका दूध पीते हैं? केवल अपनी माँ का दूध पीते हैं और किसी का दूध नहीं पीते हैं। इंसान ही अकेला ऐसा है जो, हम हमें भी दूध पीना चाहिए, लेकिन जो हमारी माँ का दूध हमारे लिए था, हमने पी लिया। इंसान ही एक ऐसा जीव है धरती पे जो दूसरे जानवर का दूध पीता नहीं। तो कोई दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है। गधा दूध पीता है क्या? उसकी हड्डियां इतनी मजबूत कैसे हैं? हाथी दूध पीता है क्या? उसकी हड्डियां ऐसे मजबूत कैसे हैं? तो दूध से हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं। प्राकृतिक कैल्शियम चाहिए, पौधों से मिलने वाला कैल्शियम चाहिए। तो कोशिश करें एनिमल प्रोडक्ट की बजाय नेचुरल कैल्शियम लें। तो हमने जो आयु कैल्डी बनाया, इसमें प्राकृतिक कैल्शियम है। जैसे सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जो खाते हैं, सिंघाड़ा, हमने वो सिंघाड़ा लिया, उसमें कैल्शियम बहुत है। पानी में जो सिंघाड़ा होता है उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें हमने सिंघाड़ा लिया है। उसके बाद वंशलोचन, जैसे बांस का जो पेड़ होता है ना, बांस के पेड़ में गोंद निकलता है, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम है। बांस का जो गोंद होता है उसको वंशलोचन बोलते हैं, वो हमने इसमें लिया है। इसके बाद इसमें मुक्ता, जो मोती, समुद्र में मोती पाया जाता है, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है, वो इसमें हमने लिया है। परवाल इसमें हमने लिया है। गोदंती हमने इसमें लिया है। मोरिंगा इसमें हमने लिया है, मोरिंगा में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। तो प्राकृतिक कैल्शियम जो आपके अंदर यूज हो, वो हमने लिया है। साथ में हमने इसमें प्राकृतिक थोड़ा सा, देखिए, विटामिन डी
आता है बाहर से भी, मैं लेकिन फिर भी आपको बोलता हूं हमने इसमें विटामिन डी डाला है, लेकिन इसका भरोसा मत कीजिए। प्राकृतिक विटामिन डी बनाना है, जिसको अपनी हड्डियां मजबूत करनी है। आयु कैल्डी की एक एक गोली सुबह शाम खानी है, और रोजाना सुबह 20 मिनट धूप में बैठना है। आपके घुटने खराब है, करके देख लो, 1 महीने में ना फर्क पड़े तो मेरे को बता देना। खाए जा रहे हैं दवाई, खाए जा रहे हैं दवाई, कोई नहीं बताता कि रोज धूप में, अरे साला विटामिन डी जब तक बनेगा ही नहीं तब तक कितना भी कैल्शियम खा लो यूज ही नहीं होगा। तो आयु कैल्डी, अब ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करना, हड्डियां मजबूत करनी, तो क्या करना है, आयु कैल्डी खानी है, और रोजाना सुबह की पहली धूप 20 से 25 मिनट धूप में, 10 मिनट सीधा लेट जाओ, 10 मिनट उल्टा लेट जाओ, कमर कोशिश करो कमर पे ज्यादा ज्यादा धूप पड़े। महिलाएं भी कोशिश करें घर में छत पे कहीं ऐसी जगह बैठे कि कम से कम कपड़े वो पहन के काम चल जाए, उनके पैर हाथ थोड़े से, या कमर पे धूप लगा ले थोड़ी देर, तो ऐसी जगह पे बैठे जहां कम से कम कपड़ों में धूप उनको उन पे पड़ सके। तो इस तरीके से हमें उसकी हड्डियों को मजबूत करना है 3 से 4 महीने लगातार। अगर आप, वो डिपेंड करता है कि कई लोग बोलते हैं मेरे को 1 महीने में ठीक हो गया, कई 2 में, कई 6 में भी नहीं हो रहे, किस हद तक हड्डियां खोखली हो गई हैं उस पर निर्भर करता है कितने दिन में आराम होगा। सीधी सी बात है, जब हड्डियां मजबूत होने लगेंगी, वो ज्वाइंट पे जो प्रेशर पड़ रहा है, वो जोर अजमाइश जो जो उस पर प्रेशर पड़ रहा है उसको सहन करने लायक हो जाएंगी, तो दर्द कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, इलाज यही है, कारण यही है कि हड्डियां खोखली हैं, उसको पूरा करना, आयु कैल्डी देनी है, साथ में और अच्छा कैल्शियम देना, तो मोरिंगा टैबलेट भी ऐड कर सकते हो। मोरिंगा में अपने आप में दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम, तो मोरिंगा टैबलेट, आयु कैल्डी, ये उसको इलाज करना है। साथ में अब दूसरा क्या करना है, मैंने क्या बताया, दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि सूजन आ गई है। सूजन को दूर करने के लिए क्या देना है, एक ही चीज है जो धरती पे सबसे अच्छी एंटी इंफ्लामेटरी है, वो है कुर्कुमिन, हल्दी। तो इसको आयु कैल्डी, मोरिंगा, कुर्कुमिन, ये देना है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए। साथ में दर्द कम करना है, तो दर्द कम करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, या तो शलाकी जूस या शूलपार्श्वनम, बस, कोई पेन किलर नहीं देना। ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी क्या क्या देना है उसको। आयु कैल्डी देनी है, मोरिंगा ऐड कर सकते हो, शलाकी और कुर्कुमिन, बस ये उसको साथ में चला दो। आपका लगातार ये थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि हड्डियां खोखली हुई, हड्डियों को मजबूत होने में समय लगेगा, 3 से 6 महीने का इलाज चलेगा, लेकिन उसके ज्वाइंट ठीक हो जाएंगे, और अकेले घुटने नहीं, सारी हड्डियां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप कारण पे काम कर रहे हो, खाली दर्द को नहीं दबा रहे हो। तो ये करना है। दूसरा, अब चलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या है, आप उसको कैल्शियम खिला रहे हो, ले भाई कैल्शियम खा, ले भाई कैल्शियम का, अरे कैल्शियम का रोल ही नहीं है, हड्डियों की बीमारी नहीं है उसमें, उसकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट हो गई है। तो इम्यूनिटी को सुधारना है, इम्यूनिटी को सुधारने के लिए क्या करना है, इम्यूनिटी को अच्छा इंप्रूव करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है एलिजेक्स। ये एलिजेक्स पहले इम्यूलेक्स था, अब इसका नाम एलिजेक्स रखा है। ये खाली एलर्जी के लिए नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोडक्ट है। तो जो भी ज्वाइंट पेन का पेशेंट है और आपको लगता है ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस यहां से शुरुआत हुई थी, तो उसको आपको क्या देना है, एलिजेक्स देना सबसे पहले। इम्यूनिटी को सुधारना है, कैल्शियम का रोल नहीं है, देना चाहो दे दो, कैल्शियम का रोल नहीं है, क्योंकि हड्डियां तो हो सकता है ठीक होंगी उसकी, लेकिन उसकी इम्यूनिटी उसको मार रही है। कैल्शियम देना चाहो दे दो। दूसरे नंबर पे वही सूजन तो है, चाहे कारण कुछ भी हो, तो सूजन तो है, सूजन के लिए कुर्कुमिन देना है, और दर्द के लिए शलाकी देना है। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। शलाकी जगह शूलपार्श्वनम किसी में भी आप ऐड कर सकते हो। तीसरा, गाउट। अब गाउट में क्या है, किडनी काम नहीं कर रही है, इस वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो उसमें हमें कैल्शियम का, एलिजेक्स का, इनका कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, किडनी के फंक्शन बढ़ाने, तो उसको देना है मूत्र विरेचनीय। सबसे पहले मूत्र विरेचनीय देना है। मूत्र विरेचनीय से किडनी के अंदर जो भी गंदगी है ब्लड में, ये उसको किडनी के थ्रू बाहर निकालेगा, यूरिक एसिड कम होना शुरू हो जाएगा। साथ में उसको क्या देना है, कुर्कुमिन और शलाकी ऐड कर सकते हो, क्योंकि सूजन तो उसमें भी है, तो सूजन और शलाकी ऐड कर सकते हो। लेकिन तीनों का जो मेजर, जो पहला प्रोडक्ट है, तीनों का चेंज हो गया। उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है कैल्शियम, दूसरे में सबसे पहला प्रोडक्ट एलिजेक्स, और तीसरे में सबसे पहला प्रोडक्ट है मूत्र विरेचनीय महाकषाय। तीनों ही ज्वाइंट पेन है, और तीनों का ही जो मेजर मेन प्रोडक्ट है वो चेंज हो गया है। दोस्तों, इस तरीके से आप करके और ज्वाइंट पेन को पहचान सकते हैं, और ज्वाइंट पेन को जब पहचान लेंगे, तीनों ज्वाइंट पेन को पहचान लेंगे, तो उन तीनों के अनुसार उनका इलाज भी आप कर सकते हैं। फिर बता दूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियां खोखली हो गई, तो हड्डियों को मजबूत करना है, तो क्या देना है, कैल्शियम देना है, और साथ में विटामिन डी देना है। विटामिन डी के लिए उसको रोजाना सुबह, और साथ में लोकल थोड़ी आराम के लिए, कि अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इस जोड़ में, इस जोड़ में, इस जोड़ में दर्द है, गाउट में नहीं, तो उसमें ऑर्थोकेयर ऑयल का कोई रोल नहीं है। ऑयल कहाँ काम देगा, ऑयल कहाँ काम देगा, कि किसी बड़े जोड़ में दर्द है तो उसको आप, और आगे से ध्यान रखना, किसी को भी ऑर्थो ऑयल देना तो मालिश नहीं करानी है। देखो, मेरे यहां पे सूजन आ गई,
मतलब मेरा घुटना ही मान लेता हूं उसको, मेरे घुटने में सूजन आ गया, आपने दिया, अब दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तो क्या आई है अंदर, अंदर क्या आई है, सूजन है। अब मेरे को तेल दे दिया आपने, जैसे ही मैं आया जी जोड़ों में दर्द है कुछ, हाँ ले हमारा तेल और घर रगड़ के मालिश दे दिया आपने। अब मेरे इस जोड़ में दर्द था, मेरे को तेल दे दिया, मैं दे रगड़ दे रगड़ दे रगड़ मालिश कर रहा हूं, तो सूजन कम होगी या बढ़ेगी? अरे साला अंदर पहले ही चोट है, अंदर सूजन, तुम बोल रहे हो रगड़ तेल, दिन में दे रगड़ दे रगड़ दे रगड़ तेल, और साला उतना रगड़वा देते हो उसके जॉइंट में सूजन थी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, मार दिया आपने। रगड़ना नहीं है। तेल का क्या काम है, ज्वाइंट में जो लुब्रिकेशन है वो बढ़ा सकते हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस में, खाली ऑस्टियोआर्थराइटिस में रोल है, आरएमए और गाउट में तो तेल का कोई रोल ही नहीं है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले को तेल देना है, या तो एक काम करो, क्योंकि उसके घुटने में बड़े जोड़ में दर्द मिलेगा, तो उसमें तेल लेके अच्छी मात्रा में 5 से 10 ml तेल लेके, और हल्के हाथ से बस ऐसे ऐसे अंदर पेनिट्रेट कराना है, मालिश नहीं करानी, ताकि अंदर लुब्रिकेशन जाए, ज्वाइंट में स्पेस थोड़ा चिकना होगा और दर्द कम होगा। रगड़ना नहीं, बिल्कुल भी मत रगड़ना आज के बाद से। आप बोलते हो दे रगड़, कमर में दर्द हो गया, दे रगड़ दे रगड़, रगड़ वाले ना किसी से, वो साला अंदर सूजन आई पड़ी है, उसको और रगड़ छेड़ छेड़ के छेड़, और सूजन आ जाएगी, दर्द बढ़ा दोगे उसका। तो कोई दर्द, कोई मालिश नहीं करनी है, बस तेल लगाना है, अच्छी मात्रा में तेल लगाना है, और हल्के हाथ से बस ऐसे अंदर पेनिट्रेट कर दे, उसके बाद वो कपड़ा लपेट लेगा, ताकि वो धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। तो तेल बस इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज करना है, या जेल लगाना है तो जेल लगा लो, उसको भी बस लगाना है, अंदर पेनिट्रेट कराना है, रगड़ना नहीं है। या दूसरा, आप उस पे घुटनों में दर्द है ना, तो अपना ऑर्थो केयर तेल की आप जानुअस्ती लगा सकते हो। आयुर्वेद की एक बहुत बढ़िया पद्धति है जानुअस्ती, गूगल पे सर्च कर लेना। मान लेते हैं मेरा ज्वाइंट है, जिसको मैं घुटना मान लेता हूं, अभी घुटना दिखा नहीं सकता हूं, तो मेरे को क्या करना है, घर में कोई भी आटा ले लेना, गेहूं का आटा है, कोई भी आटा, मैदा ले लेना, और इस पे घुटने के साथ गिल्ला करके उसको रोटी बनाने जैसा एक बाउंड्री बना लेना, चिपका लेना अच्छे से इस ज्वाइंट के चारों तरफ। अंदर ज्वाइंट में ऐसे मुझे खड्डा बनाना है। अब जो ऑर्थो केयर ऑयल है उसको हल्का सा गर्म करके और इसमें डाल देना है। बाउंड्री बना दी आपने, ताकि तेल स्टोर कर सको इस ज्वाइंट के ऊपर। इसको बोलते हैं जानुवस्ती, गूगल पे सर्च करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा, जानुवस्ती इस प्रक्रिया का नाम है। तो ऑर्थो केयर तेल बहुत बढ़िया काम करेगा, जिसके ज्वाइंट खराब, उसको जानुवस्ती लगवा दो साथ में। जानुवस्ती से क्या होना है, तेल की यहाँ की बाउंड्री लगा के और तेल भरना है हल्का गर्म करके, और साथ साथ उसको ठंडा हो जाए चम्मच से निकालते रहो, थोड़ा सा गर्म करते रहो, कटोरी में दूसरा डालते रहो, निकालते रहो, ऐसे 15 से 20 मिनट इस पे तेल भर के रखना। वो तेल अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, ज्वाइंट का लुब्रिकेशन बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं जानुवस्ती। तो ये काम आप करा सकते हैं इससे। तो इस तरीके से आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इम्यूनिटी को इंप्रूव करना है, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए आप उसको एलिजेक्स दे सकते हैं, साथ में ग्रीन गोल्ड टैबलेट या व्हीटग्रास जूस दे सकते हैं, ये इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। लियोसेफ टैबलेट जरूर देनी है इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो ये इसका इलाज है। गाउट में किडनी को ठीक करना है, मूत्र रेचनीय महाकषाय देना है, और साथ में कुरकुमिन और शलाकी देना है। इस तरीके से आप तीनों ज्वाइंट को मैनेज कर सकते हैं। मुझे लगता है चीजें समझ में आई होंगी। आगे से आप भी, कोई भी आपको बोले सीधा जोड़ों में दर्द, ले तेल, ले कैल्शियम प्लांट, नहीं, पूछना है कौन से जोड़ में दर्द है और कब से है। बस ये दो चीजें पूछनी है, कब से हुआ था, कौन से जोड़ से शुरू हुआ था, और तीनों का आप अलग से डायग्नोज कर पाओगे, और डायग्नोज कर पाओगे तो उनका इलाज भी कर पाओगे। सर शाइटिका में, शाइटिका देखो, अब शाइटिका कई बार नाम आता है, शाइटिका क्या है, कुछ नहीं है। मैं क्या बताया, यहाँ की हड्डियां, यहाँ की जो मेरी हड्डियां हैं, अब यहाँ की हड्डियां हैं, उससे नस निकल रही है, वो यहाँ जा रही है। यहाँ की जो हड्डियां हैं उसके बीच से नस निकल रही है, वो नीचे पैरों की तरफ जा रही है, और यहां से जो नर्व नीचे जाती है उसका नाम है शियाटिका। नर्व का नाम है शियाटिका, बीमारी का नाम नहीं है शियाटिका। यहां से मेरे, यहां से जो नस नीचे निकल के पैरों तक जाती है वो है शियाटिका। अब जब यहाँ की हड्डी कमजोर हो गई, ऑस्टियोपोरोटिक हड्डियां खोखली हो गई, यहाँ पर प्रेशर पड़ा, दब गई, तो जो शियाटिका नर्व वो दब गई, और वो दब गई तो जहां जाओ जा रही है वहां पेन करेगी, तो ये है शियाटिका। अब इसमें वही इलाज करना है, हड्डियों को मजबूत करना है, जो ऑस्टियोपोरोसिस, वही इलाज इसमें करना है। ये है शियाटिका। शियाटिका कोई बीमारी का नाम नहीं है, शियाटिका एक नर्व है जो यहां से शुरू होती है और पैर तक जाती है। अब वो दब गई, क्यों, क्योंकि हड्डियां कमजोर है, प्रेशर दब गई है, तो उसके लिए वही ऑस्टियोपोरोसिस वाला इलाज करना, कैल्शियम देना, कुरकुमिन, शलाकी और शूलपारशोन ये देना, ठीक हो जाएगी शियाटिका। थोड़ी कमर की एक्सरसाइज कर लो, ताकि जो गैप है वो थोड़ा सा खुल जाए, आराम पड़ जाएगा आपको। भुजंगासन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इन जोड़ों के दर्द को मैनेज कर सकते हो, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको कुछ और डाउट्स रह गए होंगे, तो जब बार बार, अभी हम धीरे धीरे बीमारियों को फिर से रिपीटेशन करते रहेंगे, तो आपको सारे एक्सपर्ट, मैं आपको वादा किया था
कि आप बीमारियों को लेके एक्सपर्ट हो जाओगे। बस काम ये तभी आएंगे जब इनको इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे। सुन लेते हो, अच्छा लगता है, लेकिन आप इनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और उम्मीद करता हूँ आपको भी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। कौन है? अनम्यूट है कोई ना कोई, चलिए कोई भी, चलिए कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और अगले वीक का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। अगले 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 वीक हम किस पे बात करने वाले हैं? अगले हम कैंसर पे बात करेंगे, स्किन डिजीज पे बात करेंगे, हेयर फॉल पे बात करेंगे, आंखों की बीमारियों पे बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत अच्छा लगता रहेगा, आप लोगों से इस तरह मिलता रहूंगा। मुझे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब इतने सारे लोग आप मेरे सामने दिखते हो, मेरे को बहुत एनर्जी मिलती है, मेरे को भी ज्यादा उत्साह आता है ताकि मैं ज्यादा ज्यादा काम करूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हो सकता है दिवाली तक दोबारा ना मिल पाए, तो दिवाली की एडवांस में बहुत बहुत आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है मिलेंगे, नहीं मिल पाया तो बता रहा हूं कि दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से एडवांस आप सभी को, आपके परिवार को। इस त्योहार को बहुत खुशी खुशी मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। बहुत सारे त्योहार आने वाले, मजे कीजिए। और मजे करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि अच्छे खासे अच्छा बिजनेस आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, तभी त्योहार सेलिब्रेट अच्छे से कर पाएंगे। तो लोगों को स्वस्थ बनाइए और आप भी समृद्ध बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर वेद एलेक्स।